गुआंग शहर, नौसेना हथियार अनुसंधान और विनिर्माण केंद्र। दोपहर 2 बजे चरण का निजी विमान सीधे टरमैक पर उतरा। विनिर्माण केंद्र के निदेशक ली रेंगुई ने कई शोध समूह के नेताओं को उनका अभिवादन करने के लिए जल्दी से नेतृत्व किया। विमान से उतरने के बाद चरण और उनके दल का स्वागत कक्ष में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मुख्य अभियंता किन, यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद, कृपया अब से हमें अधिक मार्गदर्शन प्रदान करें। ली रेंगुई का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था और वह चरण के प्रति बहुत सम्मानजनक और विनम्र थे। निदेशक ली, इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय की कमी है, इसलिए आइए तुरंत अनुसंधान करें और हथियार उपकरणों को उन्नत करें। चरण ने कहा, अच्छा, ली रेंगुई ने तुरंत जवाब दिया। ली रेंगुई और कई समूह के नेता चरण को वर्तमान में नौसेना के बेड़े के स्वामित्व वाले हथियार उपकरणों का दौरा करने के लिए ले गए। लौटने के बाद उसने सभी को उससे परेशान न करने के लिए कहा, खुद को कमरे में बंद कर लिया और हथियारों की डिजाइनिंग और शोध शुरू कर दिया। इस बार दक्षिणी वियतनाम के उकसावे के कारण चरण बहुत क्रोधित था, लेकिन कम समय में शक्तिशाली नौसैनिक हथियार बनाना असंभव था। वह पहले मौजूदा नौसैनिक युद्धपोत के हथियार उपकरणों को ही उन्नत कर सकता था। उसे पहले तकनीकी सुधारों और तकनीकी जानकारी को लिखना और चित्रित करना था ताकि अनुसंधान केंद्र के कर्मचारी इनके अनुसार हथियारों को संशोधित कर सकें। पूरे 8 घंटे तक चरण ने खाने पीने और शौचालय के इस्तेमाल के अलावा कमरे में लगातार काम किया। सुबह 2 बजे तक चरण के हाथ में दस्तावेजों का एक मोटा ढेर था। उसने अपनी कलम नीचे रख दी, अपनी कुछ दुखती कलाई को हिलाया और खिंचाव के लिए खड़ा हो गया। अगर उसने लिंक्वान जल नहीं पिया होता तो वह वास्तव में इतना उच्च तीव्र ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। सौभाग्य से अब अधिकांश काम पूरा हो चुका था। अपने अंगों को खींचने के बाद चरण ने दस्तावेजों को मेज पर व्यवस्थित किया। काम खत्म करने के बाद चरण ने किसी को ली रेंगुई को बुलाने के लिए कहा। निदेशक ली, युद्धपोतों पर लगे सभी हथियार उपकरण जिन्हें उन्नत किया जा सकता है, उनका तकनीकी डेटा यहाँ मौजूद है। आप इसे वापस ले जा सकते हैं और इस डेटा जानकारी के अनुसार हथियारों को उन्नत और संशोधित कर सकते हैं। उन्होंने दस्तावेजों का ढेर ली रेंगुई को सौंप दिया। ली रेंगुई की आंखें अनायास ही चौड़ी हो गईं जब उसने अपने सामने दस्तावेजों के मोटे ढेर को देखा। इस मुख्य अभियंता किन की प्रतिभा और क्षमता वास्तव में सराहनीय है। ठीक है, मुख्य अभियंता किन, कृपया जल्दी से कुछ खाएं और आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट आएं। हम इस डेटा के अनुसार हथियारों को संशोधित करेंगे। चरण उठकर कमरे से बाहर चला गया। कर्मचारियों के मार्गदर्शन में वह धोने, खाने और आराम करने चला गया। ली रेंगुई की ओर से चरण से डेटा प्राप्त करने के बाद उन्होंने तुरंत अनुसंधान और डिजाइन टीम और निर्माण टीम के सदस्यों के साथ रात भर एक बैठक बुलाई। सभी ने चरण की तकनीकी जानकारी प्रसारित करने के बाद सभी ने प्रशंसा और श्रद्धा के भाव दिखाए। वह वास्तव में बीजिंग के मुख्य हथियार डिजाइनर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। सिर्फ एक कदम से उसने नौसैनिक हथियारों को कई स्तरों तक ऊंचा कर दिया है। चूंकि सभी ने डेटा देख लिया है तो अगले 24 घंटों में हथियारों को अपग्रेड और संशोधित करने के लिए समय का लाभ उठाएं। ली रेंगुई ने सख्ती से कहा, इस लड़ाई में हमें अपने हुआक्सिया सैनिकों की भावना का प्रदर्शन करने में नौसेना की सहायता करनी चाहिए। हाँ, बैठक कक्ष में एक एकीकृत प्रतिक्रिया गूंज उठी। जबकि चीजें हलचल कर रही थीं और रात भर काम शुरू हो गया था, दूसरी तरफ चरण ने अच्छा खाने और पीने के बाद अपने कमरे में गहरी नींद सो गया। वह अगली सुबह 10 बजे तक सोता रहा। अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की और अंगरक्षक स्वाभाविक रूप से चरण की नींद में खलल नहीं डालेंगे। पर्याप्त नींद लेने के बाद वह उठा, कपड़े पहने और नहाया। कर्मचारियों ने तुरंत एक भरपेट नाश्ता लाया। चरण खाने के लिए बैठ गया और अंगरक्षकों से पूछा, क्या आप सभी ने अभी तक खाना खाया है? भोजन के बाद वह पाचन में सहायता के लिए अनुसंधान केंद्र के बाहर टहला और ताई ची का एक सेट किया। शरीर को स्फूर्ति देने के बाद चरण कार्यालय क्षेत्र में लौट आया। कल उसने जो किया वह मौजूदा नौसैनिक हथियार उपकरणों का उन्नयन था और अब उसे नौसैनिक हथियार अनुसंधान केंद्र को और अधिक शक्तिशाली और उन्नत हथियार डिजाइन करने में मदद करनी थी। कितने हुआक्सिया बच्चे देशभक्त नहीं हैं। चरण खुद को एक भावुक युवक मानता था जो अपने देश और अपने राष्ट्र से प्यार करता था। इसलिए वह अपने देश को मजबूत बनाने में मदद करना चाहता था ताकि शक्तिशाली राष्ट्र आक्रमण करने का साहस न कर सकें। एक ओर वे यूजियान बुक स्टोर से उन्नत हथियारों के डिजाइन लाने में व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर ली रेंगुई ने अनुसंधान समूह के सदस्यों के साथ मिलकर दिन रात काम किया और अंततः कई युद्धपोतों का उन्नयन और संशोधन पूरा किया। गुआंग सिटी नेवी के कमांडर जोंग युचेंग व्यक्तिगत रूप से चरण, ली रेंगुई और अनुसंधान समूह के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना और आभार व्यक्त करने आए। आंखों में आंसू के साथ उन्होंने सभी को प्रणाम किया और कहा, आप सभी की कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। आपके हथियार और पीछे से तकनीकी सहायता के साथ दक्षिण वियतनाम के खिलाफ हमारी लड़ाई निश्चित रूप से विजयी होगी। विजय, विजय, विजय।
सभी के चेहरे पर उत्साह के साथ नारे लगे। झोंग यूचेंग ने लोगों को युद्धपोतों को भगाने की व्यवस्था की और युद्ध की तैयारी की। अनुसंधान समूह के सभी सदस्य आराम करने के लिए वापस चले गए। चरण ने अपना काम जारी रखा, युजियान बुक स्टोर से उन्नत नौसैनिक हथियार तकनीक का परिवहन किया। जब उसे भूख लगती तो वह खाता, जब उसे प्यास लगती तो वह लिंक्वान जल पीता, जब उसे नींद आती तो वह आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट आता। कभी कभी वह अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को ढीला करने के लिए मुक्केबाजी के कुछ सेटों का अभ्यास करता। वह अपनी पत्नी को आश्वस्त करने के लिए प्रिया से बात करने का समय निकालता। एक हफ्ते के इतने व्यस्त काम के बाद एक रोमांचक खुशखबरी मिली। चेगुआ रीफ की लड़ाई छिड़ गई और हुआक्सिया ने जवाबी हमले के लिए अपनी नौसेना भेजी। हमारी सेना ने दक्षिण वियतनाम के 2 युद्धपोतों को डुबो दिया और एक को भारी नुकसान पहुंचाया। इस युद्ध में दक्षिण वियतनाम के 400 से ज्यादा लोग हताहत हुए और हमारी सेना का केवल एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुआ। इस नौसैनिक युद्ध में मिली शानदार जीत के कारण हुआक्सिया ने जीत का पीछा किया और क्रमिक रूप से 6 द्वीपों और चट्टानों को पुनः प्राप्त किया: चेगुआ रीफ, योंगशू रीफ, जुबी रीफ, हुआयांग रीफ, डोंगमेन रीफ और नानकसुन रीफ। ये पहली बार था जब हुआक्सिया ने स्प्रेटली द्वीप समूह में पैर जमाया था। ये खबर बेहद संतोषजनक थी। हथियार अनुसंधान केंद्र के सभी शोधकर्ता खुशी से मुस्कुरा रहे थे। चरण अभी भी मेहनत कर रहा था। जब ली रेंगुई ने चरण को ये खबर सुनाई तो चरण ने ऊपर देखा और 3 बार जोर से हंसा। कितना रोमांचक! दक्षिण वियतनाम को इस बार वाकई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो वाकई जश्न मनाने लायक है। वाकई चीफ इंजीनियर किन, इस बार सब आपकी बदौलत ही तो हुआ। ली रेंगुई का चरण के प्रति रवैया और भी सम्मानजनक हो गया। उनके दिल में इस लड़ाई की जीत का ज्यादातर श्रेय चरण को ही था। नहीं, नौसैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, तभी हमें ये जीत मिली। चरण ने खुद को श्रेय न देते हुए हाथ हिलाया। शोध संस्थान आज रात एक उत्सव भोज का आयोजन कर रहा है। मुख्य अभियंता किन, आपको जरूर आना चाहिए। ली रेंगुई मुस्कुराए और चरण को आमंत्रित किया। अच्छा, पिछले कुछ दिनों की व्यस्तता के बाद अब थोड़ा आराम करने का समय है। चरण बहुत अच्छे मूड में था और झट से मान गया। हा, चरण, शाबाश, मुझे पता था कि तुम में दम है। समिति सदस्य झांग को नौसैनिक युद्ध में शानदार जीत की खबर मिली और उन्होंने तुरंत चरण को फोन किया और उसकी जमकर तारीफ की। नेताओं को लोगों को नियुक्त करना आता है, इसलिए मुझे यह मौका मिला, चरण ने विनम्रता से कहा। समिति सदस्य झांग ने चरण के शांत और सरल व्यवहार की खास तौर पर प्रशंसा की। उन्होंने हंसते हुए कहा, चरण, चिंता मत करो। हालांकि तुमने कोई मांग नहीं की है, लेकिन देश तुम्हारी उपलब्धियों को नहीं भूलेगा। बाद में देश तुम्हें एक विशेष सम्मान पदक और पुरस्कार से सम्मानित करेगा। समिति सदस्य झांग और सभी नेताओं, मुझ पर आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। चरण ने कहा, मैं हाल ही में नौसैनिक हथियारों के गहन शोध और डिजाइन पर ज्यादा समय बिताऊंगा और भी शक्तिशाली हथियारों पर शोध और डिजाइन करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, हम इंतजार करेंगे। चरण, जब तुम शोध कर रहे हो तो तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। समिति सदस्य झांग को चरण की सच्ची परवाह थी। आखिरकार उच्च स्तरीय नेताओं की नज़र में चरण एक सदी में एक बार मिलने वाला वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। स्वाभाविक रूप से उन्हें उम्मीद थी कि वह स्वस्थ रहेगा और देश के लिए और अधिक योगदान दे सकेगा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद समिति सदस्य झांग, मैं अपना ध्यान रखूंगा। समिति सदस्य झांग के साथ कुछ मिनट बातचीत करने के बाद चरण ने फोन रख दिया। अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित उत्सव भोज शुरू होने वाला था, इसलिए चरण उठे और कमरे से बाहर निकलकर एक कर्मचारी के मार्गदर्शन में भोज स्थल की ओर चल पड़े। जब चरण पहुंचा तो ज्यादातर शोधकर्ता पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। चरण को आते देख सभी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और युद्ध के मुख्य आकर्षणों पर चर्चा करने लगे। चरण ने इस नौसैनिक युद्ध की जीत में योगदान दिया, जैसा कि युद्ध में भाग लेने वाले नौसेना के जनरलों और सैनिकों ने किया था, और निश्चित रूप से हथियार अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने भी योगदान दिया। नौसेना के युद्धपोतों के हथियारों को बेहतर बनाने में शामिल सभी कर्मचारी गौरवान्वित दिख रहे थे। चरण मिलनसार थे, सबके साथ खा पी रहे थे, बातें कर रहे थे और मजे कर रहे थे। ली रेंगुई चरण के लिए एक पे लेकर आए। मुख्य इंजीनियर किन, हमने इस बार युद्धपोत के हथियारों को उन्नत और संशोधित करने में नौसेना की सहायता की। अब हमें क्या करना चाहिए? ली रेंगुई ने चरण की हाल की व्यस्तता देखी थी। चरण युद्धपोत पर हथियारों को एक दिन के अंदर उन्नत और संशोधित करने में सक्षम था। ये स्पष्ट था कि चरण ने जिस शोध और डिजाइन पर इतना समय और प्रयास लगाया था वह असाधारण ही होगा। चरण ने ली रेंगुई के साथ गिलास टकराए और शराब पीने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, अगले हम परमाणु पनडुब्बी जहाज पर लगे रडार, विध्वंसक और फ्रिगेट बनाएंगे। चरण की बातें सुनकर ली रेंगुई और अन्य वैज्ञानिक शोधकर्ता उत्साहित हो गए। उनके गुआंग सिटी नौसेना हथियार अनुसंधान केंद्र को सचमुच एक शक्तिशाली समर्थक मिल गया था।
शाबाश शाबाश मुख्य अभियंता किन, हम सब आपकी व्यवस्था का पालन करेंगे। उनके सहयोग से चरण ने स्वाभाविक रूप से मेहनत और चिंता से मुक्ति पा ली। उत्सव का भोज रात 9 बजे के बाद तक चला, फिर लोग धीरे धीरे तितर बितर हो गए। चरण भी थोड़ा नशे में था। अपने कमरे में लौटकर वह बिस्तर पर लेट गया। छत की ओर देखते हुए उसने अवचेतन रूप से अपने बगल में खाली जगह को टटोला। अपनी पत्नी और बेटी के बिना यह वास्तव में थोड़ा अजीब था। उसने जल्दी से अपना काम खत्म करके अपनी पत्नी और बच्चे के पास वापस जाने का निश्चय किया। दस्तक दस्तक दस्तक। जैसे ही चरण विचारों में खोया और नींद से भर गया, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। चरण ने आंखें खोलीं, अपना धुंधला सिर हिलाया और दरवाजा खोलने के लिए उठा। दरवाजा खोलते ही चरण ने बाहर एक लंबी औरत को खड़ा देखा। वह औरत 27 या 28 साल की लग रही थी, सुंदर चेहरे और ऊंची चोटी वाली। चरण ने उसे पहचान लिया, वह वैज्ञानिक अनुसंधान स्टाफ में से एक हे चेनिक्स्यू थी। चरण को दरवाजा खोलते देख हे चेनिक्स्यू के गाल लाल हो गए और उसकी आंखों में चमक आ गई। मुख्य अभियंता किन, नमस्ते। आपको इतनी देर तक परेशान करने के लिए क्षमा करें, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या मैं आपके कमरे में आ सकता हूँ? चरण ने हाथ बढ़ाया और अपनी कनपटियां रगड़ते हुए विनम्रता से लेकिन दूर से कहा, मुझे माफ करना, बहुत देर हो चुकी है। शोधकर्ता हे चेनिक्स्यू, कृपया यहाँ जो कुछ भी कहना है कहिए। हे चेनिक्स्यू ने अपने पेट के निचले हिस्से पर हाथ रखे, हल्के से होंठ काटे और शर्म से चरण की तरफ देखा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, चीफ इंजीनियर किन, क्या आप कोई प्रशिक्षु लेने को तैयार हैं? मेरी योग्यता के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करने को तैयार हैं तो मैं आपकी कोई भी शर्त मानने को तैयार हूं। उसने वैज्ञानिक शोधकर्ता की वर्दी पहनी हुई थी, लेकिन उसके टॉप के 2 बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी क्लीवेज साफ दिखाई दे रही थी। चरण, पहले तो मैंने उसके अनोखे पहनावे पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब हे चेनिक्स्यू की बातें सुनकर और उसकी कामुक निगाहें देखकर उसके मन में अचानक घृणा की एक झलक उभर आई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे माफ करना, मैं प्रशिक्षु नहीं लेता। शोधकर्ता हे चेनिक्स्यू, बहुत देर हो चुकी है और मुझे आराम करने की जरूरत है। ये कहकर चरण ने सीधे हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। हे चेनिक्स्यू, जिसकी नाक दरवाजे से लगभग टकरा ही गई थी, को तुरंत शर्म और झुंझलाहट का एहसास हुआ और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। पैर पटकते हुए वह मुड़ी और उदास होकर चली गई। चरण अपने कमरे में वापस आया, बिस्तर पर लेट गया और शराब के नशे में जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। अगले दिन वह हैंगओवर के साथ उठा, सिर में थोड़ी बेचैनी महसूस कर रहा था। चरण ने एक कप लिंक्वान पानी पिया, जिससे हैंगओवर के लक्षण कम हो गए। वह उठा, कपड़े पहने, नहाया और जल्द ही एक कर्मचारी उसके लिए नाश्ता ले आया। चरण के नाश्ता करने के बाद ली रेंगुई आ गया। वह चरण से माफ़ी मांगने आया था। मुख्य अभियंता किन, हम कल रात ही चेनिक्स्यू द्वारा आपको परेशान किए जाने के मामले से निपट चुके हैं। उसे अनुसंधान केंद्र से बर्खास्त कर दिया गया है। आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। कृपया गलतफहमी न पालें, ये हमारी योजना नहीं थी, ये सब उसकी अपनी मनमानी और लापरवाही थी। हमें सचमुच बहुत खेद है। चरण ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, उसे उम्मीद नहीं थी कि कल रात की घटना ली रेंगुई तक इतनी जल्दी पहुंच जाएगी। हालांकि हे चेनिक्स्यू का अपने रूप रंग के बल पर और उसे लुभाकर ऊंचे पद पर पहुंचने का मतलब था कि वह वैज्ञानिक अनुसंधान के पद पर बने रहने के योग्य नहीं थी। चरण ने उदासीनता से उत्तर दिया। उसे हे चेनिक्स्यू के भाग्य में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। ली रेंगुई से कुछ मिनट बातचीत करने के बाद चरण ने पिछले कुछ दिनों में एकत्रित की गई सामग्री ली और वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को उनके काम में मार्गदर्शन दिया। आधे महीने बाद गुआंग सिटी नेवल वेपन रिसर्च सेंटर में अनुसंधान कार्य धीरे धीरे पटरी पर आ गया और चरण को अब लगातार उसकी निगरानी करने की जरूरत नहीं रही। वह गुआंग शहर छोड़कर हुआंगान काउंटी लौटने की भी तैयारी कर रहा था। इस बार लगभग 20 दिनों तक घर से दूर रहने के कारण उसे अपनी पत्नी और बेटी की खास तौर पर याद आ रही थी। अगर रोजाना फ़ोन कॉल न होते तो चरण सचमुच इतने लंबे समय तक घर से दूर नहीं रह पाता। ली रेंगुई को निर्देश देने के बाद चरण ने एक उड़ान मार्ग के लिए आवेदन किया और निजी जेट से जाने की तैयारी करने लगा। ली रेंगुई और गुआंग सिटी नौसेना कमांडर जोंग यूचेंग ने चरण को देखा और बाकी लोग भी विमान में चढ़ गए। विमान ने उड़ान भरी और धीरे धीरे सबकी नज़रों से ओझल हो गया। चरण हवाई जहाज की सीट पर पीछे की ओर झुक गया, खिड़की के बाहर नीले आसमान और सफ़ेद बादलों को देखता रहा। उसके दिल में घर लौटने की खुशी उमड़ रही थी। वह जल्द ही अपनी पत्नी और बेटी से मिलने वाला था। ओह, इस बार वह इतने लंबे समय से बाहर था और अपनी पत्नी के लिए तोहफा खरीदना ही भूल गया था। चरण के चेहरे पर झुंझलाहट के भाव थे। कोई बात नहीं, वापस आकर वह उसकी भरपाई कर देगा। जैसे ही वह विचारों में खोया था, उसे अचानक चक्कर आने लगा। सीने में तेज जकड़ा हुआ दर्द हुआ। चरण का गला भर आया और उसके मुंह से ताज़ा खून की एक बूंद निकली। छी साहब साहब,
चरण का चेहरा कागज की तरह पीला और सीने को पकड़े हुए उसके दर्द भरे भाव को देखकर अंगरक्षक जल्दी से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और घबराकर चिल्लाने लगे। चरण ने अचानक खून थूक दिया, जिससे सभी अंगरक्षक डर गए। सभी ने सावधानी से इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। जियांग मुवान आगे बढ़ा, चरण को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा और उत्सुकता से पूछा, श्री चरण, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुंह भर ताज़ा खून थूकने के बाद चरण को सीने में दर्द और बेचैनी थोड़ी कम महसूस हुई। उसने अपनी छाती ढंकी और सबकी तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। खून थूकने के बाद अचानक आई बेचैनी गायब हो गई। लेकिन तुमने तो बस खून थूका है। लू हुई चिंतित दिख रही थी। चरण का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और उसने कहा, हमारे उतरने के बाद मैं विस्तृत जांच के लिए अस्पताल जाऊंगा। मैं आपकी नब्ज देख सकता हूं, पहले मैं आपकी एक छोटी सी जांच करूंगा। जियांग मुवान ने प्रस्ताव रखा। ठीक है। चरण ने सिर हिलाया और अपना हाथ बढ़ाया। जियांग मुवान ने अपना हाथ चरण की कलाई की नब्ज पर रखा और ध्यान से उसे महसूस करने के बाद उसकी भौहें सिकुड़ गईं। कैसे हुआ? क्या तुम इसका कारण पता लगा सकते हो? चरण को लगा कि यह जहर नहीं होना चाहिए। आखिरकार लिंक्वान जल सभी जहरों को निर्जलित कर सकता है, और उसने इतना लिंक्वान जल पी लिया था कि वह लंबे समय तक सभी जहरों के प्रति प्रतिरक्षित रहा। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें आंतरिक शक्ति की चोट लगी हो, क्यूई और रक्त अवरुद्ध हो गया हो, यांग ऊर्जा रुक गई हो और तुम्हारी नाड़ी गहरी और कमजोर हो गई हो। जियांग मुवान ने अपनी नाड़ी का वर्णन किया। हालांकि वह बीमारियों का इलाज नहीं कर सकती थी, एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते वह हमेशा थोड़ा बहुत समझती थी। आंतरिक शक्ति की चोट। चरण हैरान थी। मैं विमान में बिल्कुल ठीक बैठी हूं और किसी ने मुझ पर हमला नहीं किया। मुझे आंतरिक शक्ति की चोट कैसे लग सकती है? अगर यह आंतरिक शक्ति के अभ्यास से साधना विचलन भी होता तो भी साधना के दौरान ऐसा होता ही है ना? इसके अलावा चरण को ऐसा नहीं लगा कि उसने अपनी आंतरिक शक्ति की साधना में कोई गलती की है। अच्छा, पहले इस औषधीय जल को पीकर देखो कि क्या इससे कोई फायदा होता है, जियांग मुवान ने सुझाव दिया। आखिरकार वे अभी भी ऊंचाई पर उड़ रहे थे और उन्हें जल्द ही उतरने की जगह नहीं मिल रही थी। चरण ने अपनी जेब से लिंक्वान वाटर की एक छोटी बोतल निकाली, ढक्कन खोला और उसे पी लिया। लिंक्वान वाटर की यह बोतल पीने के बाद उसने महसूस किया कि उसके शरीर के सभी असहज लक्षण पूरी तरह से गायब हो गए हैं और वह तुरंत अपनी सामान्य अवस्था में आ गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुट्ठी भींच ली, पूरी ताकत महसूस कर रहा हूं। अब मैं ठीक हूं, चरण। ये कहते हुए उसके दिल पर एक गहरा बादल छा गया। आखिर बिना किसी वजह के अचानक सीने में दर्द और खून की उल्टी किसे होगी? पहले वापस चलते हैं। वापस आने के बाद विस्तृत जांच के लिए किसी कुशल डॉक्टर को ढूंढना ही बेहतर होगा, जियांग मुवान ने कहा। चरण ने सिर हिलाया। 3 घंटे से ज्यादा समय बाद चरण और उसका समूह फुरुई कोर्टयार्ड लौट आया और विमान टरमैक पर उतरा। जैसे ही चरण और बाकी लोग उतरे, उन्होंने देखा कि प्रिया और बटलर वांग अन्य लोगों के साथ उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। पतिदेव, आप वापस आ गए। प्रिया केरान को गोद में लिए चरण को देखकर बहुत खुश हुई। कई दिनों से बिछड़े होने के कारण चरण को अपनी पत्नी और बच्चे की बहुत याद आ रही थी। उसने केरान को प्रिया की बाहों से लिया, प्रिया का हाथ थामा और धीरे से कहा, चलो पहले फुरुई कोर्टयार्ड वापस चलते हैं। हम प्रिया ने अपने थोड़े उभरे हुए पेट के साथ चरण को अपना हाथ पकड़ने दिया और दोनों फुरुई कोर्टयार्ड की ओर चल पड़े। घर लौटने के बाद चरण ने पहले प्रिया और केरान के साथ अच्छा समय बिताया। अगले दिन उसने प्रिया से कहा कि वह कंपनी का निरीक्षण करने जा रहा है, लेकिन वास्तव में वह एक व्यापक शारीरिक जांच करवाने की तैयारी कर रहा था। अपनी परेशानी का कारण जानने से पहले चरण नहीं चाहता था कि प्रिया चिंतित हो। आखिरकार प्रिया अब लगभग 5 महीने की गर्भवती थी। इस डर से कि हुआंगान काउंटी के छोटे अस्पताल के उपकरण पर्याप्त सटीक नहीं होंगे, चरण अपनी जांच के लिए जियांग सिटी फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल गया। डीन ने व्यक्तिगत रूप से चरण के लिए विभिन्न परीक्षाओं की व्यवस्था की। 1 घंटे से अधिक समय बाद सभी परीक्षा परिणाम सामने आ गए। कई विशेषज्ञ निदेशकों द्वारा परिणामों की समीक्षा करने के बाद वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे, चरण अच्छे स्वास्थ्य में था और उसके सभी डेटा सामान्य थे। आखिरकार हर पहलू की जांच हो चुकी थी। लाचार चरण घर लौट ही सकता था। हालांकि इस बार उसे खून थूकने का कारण पता नहीं चला, पर उसे थोड़ी राहत मिली कि जांच में उसके शरीर में कोई समस्या नहीं दिखी। जियांग सिटी से हुआंगान काउंटी वापस भागते हुए और फुरुई प्रांगण पहुंचते ही जैसे ही चरण कार से बाहर निकला, अचानक वही बेचैनी लौट आए। उसे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, उसकी छाती दर्द से ऐंठ रही थी और उसके मुंह से ताज़ा खून की एक बूंद तेजी से निकल रही थी। उसका पूरा शरीर भी लड़खड़ा रहा था। लू हुई, जो पीछे चल रही थी, जल्दी से उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ी और घबराकर चिल्लाई, साहब। बाकी लोग भी घबरा गए, लेकिन चारों ओर देखने पर उन्हें बस अपने ही लोग दिखाई दिए। कोई बाहरी व्यक्ति चरण के पास नहीं आया था।
चरण निश्चल था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके दिल में एक अटूट चिंता उभर आई थी। बिना किसी कारण के खून थूकना ये दूसरी बार हो चुका था, और यह पूरे शरीर की जांच के बाद था, जिसमें पुष्टि हुई थी कि उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। पहले वापस चलते हैं। लू हुई और दूसरों की मदद से वह पहले फूल हुई प्रांगण लौटा। प्रिया को खबर मिली और वह दौड़कर वहां पहुंची। चरण की कमजोर सूरत देखकर उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। पतिदेव, आपको क्या हुआ? वह दौड़कर चरण को सहारा देते हुए आए। उसकी साफ चमकदार आंखें चिंता से भरी हुई थीं। कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। चरण कुर्सी पर बैठ गया और लिंक्वान जल की एक बोतल निकाली, जिसे उसने पी लिया। लिंक्वान जल पीने के बाद असर तुरंत हुआ। शारीरिक तकलीफ बिना किसी निशान के गायब हो गई। लेकिन चरण का मूड हल्का नहीं हुआ। आखिर क्या हो रहा है? प्रिया ने हाथ बढ़ाकर चरण का हाथ थाम लिया। उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थीं। पतिदेव, मुझसे कुछ मत छिपाओ। क्या गुआंग शहर जाते समय तुम पर कोई हत्या का प्रयास हुआ या कुछ और? क्या तुम घायल हुए थे? मुझे बताओ क्या हुआ। ठीक है। उसे इतनी घबराहट और बेचैनी में देखकर चरण प्रिया को सच ही बता सका। ये सुनकर कि चरण खून थूक रहा है और इसका कारण पता नहीं चल पा रहा है, प्रिया की भौहें तन गईं। अगर अस्पताल में नहीं मिला तो हम मशहूर डॉक्टरों की तलाश जारी रखेंगे। अगर पश्चिमी दवा काम नहीं आई तो हम चीनी दवा ढूंढेंगे। संक्षेप में, हमें खून थूकने का कारण पता लगाना ही होगा। हालांकि लिंक्वान जल उस नकारात्मक स्थिति से राहत दे सकता था, लेकिन जब चारण ने खून थूका तो उसे सचमुच बहुत तकलीफ हुई। इसके अलावा उसे नहीं पता था कि भविष्य में ये फिर से होगा या नहीं, या वह फिर कब खून थूकेगा। यह एहसास सचमुच असहनीय था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज तलवार सिर पर लटकी हो, किसी भी पल गिरने को तैयार। मम्मा, पहले देश के जाने माने चीनी चिकित्सकों से संपर्क करके देखते हैं कि क्या वे समस्या का पता लगा सकते हैं। चरण ने बेबसी से सिर हिलाया। ऊपर के नेताओं को चरण के बेवजह खून थूकने की खबर तुरंत मिल गई। समिति सदस्य झांग ने खुद फोन करके स्थिति की जानकारी ली। मैं जांच के लिए अस्पताल गया था और उन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली, लेकिन मैंने 2 बार खून थूका है। एक बार कल दोपहर लगभग 3 बजे और दूसरी बार आज दोपहर लगभग 4 बजे। चरण ने समिति सदस्य झांग को सच्चाई से स्थिति बताई। ये सुनकर समिति सदस्य झांग भी बहुत चिंतित हुए। देश के लिए चरण का महत्व सर्वविदित था। वे निश्चित रूप से नहीं चाहते थे कि उसे कुछ हो। मैं देश के शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों से संपर्क करने में आपकी मदद करूंगा और उन्हें तुरंत हुआंगान काउंटी में आपकी जांच करने के लिए भेजूंगा। चारण, अभी बाहर मत जाओ और जो कुछ भी तुम खाते हो या जो कुछ भी तुम्हारे शरीर के निकट संपर्क में आता है, उसके प्रति सावधान रहो। समिति के सदस्य झांग ने बार बार उससे आग्रह किया। ठीक है, मैं समझता हूँ। समिति सदस्य झांग, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। चरण ने समिति सदस्य झांग के साथ अपनी कॉल समाप्त की और फोन रख दिया। प्रिया ने जल्दी से चिंता से पूछा, नेताओं ने क्या कहा? समिति सदस्य झांग ने कहा कि वे बीजिंग में शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों को मेरी जांच करने की व्यवस्था करेंगे। चरण ने आह भरी। मुझे उम्मीद है कि वे कारण का पता लगा लेंगे। चरण के हेमोप्टाइसिस के कारण पति और पत्नी दोनों उदास थे। वे केवल तभी मुस्कुराते थे जब वे अपनी बेटी की प्यारी और अच्छी तरह से व्यवहार वाली उपस्थिति देखते थे। रात में प्रिया कई बार चरण की जांच करने के लिए उठती थी। उसे डर था कि वह बहुत गहरी नींद सो जाएगी और पता नहीं चलेगा कि चरण को दौरा पड़ा है या नहीं। चरण ने उसकी चिंता को महसूस किया और उसे दिलासा देने के लिए प्रिया को अपनी बाहों में खींच लिया। ये ठीक है। पिछले 2 दौरों की आवृत्ति और समय को देखते हुए अगर चरण को कुछ हो जाता तो उनका परिवार बिखर जाता। लेकिन वह गर्भवती थी और अंततः शरीर की थकान के कारण चरण की गोद में सो गई। अगले दिन दंपति सुबह करीब 8 बजे उठे। उन्हें केरान ने जगाया। छोटी बच्ची के जागने के बाद वह रेंगते हुए अपने माता पिता के पास गई और उनके चेहरों पर थपथपाया। चरण ने आंखें खोली तो देखा कि उसकी बेटी पेट के बल लेटी हुई है और उसका कान खींच रही है। हालांकि छोटी बच्ची के हाथ मजबूत थे और चरण दर्द से कराह उठा, उसके छोटे हाथों को हटाने के लिए आगे बढ़ा। पापा का कान मत खींचो, दर्द हो रहा है। चरण उठ बैठा, अपनी बेटी को गोद में लिया और उसके छोटे से चेहरे पर चुटकी काटी। प्रिया भी शोर सुनकर चौंक कर उठ बैठी। उसकी पहली प्रतिक्रिया चरण को देखने की थी। ये देखकर कि वह असहज नहीं है, उसने राहत की हल्की सांस ली। चलो उठकर खाना खाते हैं, चरण ने प्रिया से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। दंपत्ति उठे, नहाए धोए और नन्ही के रान के लिए दूध तैयार किया। नाश्ता करते हुए उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी को नानी को सौंप दिया। नाश्ते के बाद चरण लिविंग रूम में बैठकर अखबारों में ताज़ा खबरें पलट रहा था। हाल ही में सबसे चर्चित खबर नानशा समुद्री युद्ध में विजय थी, जिसकी घरेलू जनता ने खूब प्रशंसा की। चारण ने कई रिपोर्टें पढ़ीं, उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अखबार पलटते हुए उनकी उंगली अचानक रुक गई और उनकी नज़र एक खबर पर पड़ी।
त्यानहुआ टेक्नोलॉजी ने नया उत्पाद जारी किया। त्यानहुआ R1 फ़ोन, पहले ही दिन 2000 फ़ोनों की पहली खेप बिक गई। चारण ये खबर देखकर फिर भी बहुत खुश थे। आखिरकार कंपनी ने पैसा कमाया और सबसे बड़े लाभार्थी वही थे। मीडिया ने त्यानहुआ R1 फ़ोन का बहुत अच्छा मूल्यांकन किया, इसे घरेलू तकनीक में एक बड़ी सफलता बताया और यहाँ तक कहा कि विदेशी देशों के पास फिलहाल ये तकनीक नहीं है। कई विदेशियों ने ये सुनकर कि चीन ने इतना प्रभावशाली मोबाइल फ़ोन बनाया है, संदेह किया और इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि घरेलू मीडिया बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। जहां तक यह अतिशयोक्ति थी, वे जल्द ही खुद इसकी पुष्टि कर पाएंगे। वह सुबह बाहर नहीं गए, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर पर ही रहे। दोपहर के भोजन के बाद प्रिया घबराने लगी। उसकी नज़रें चरण पर से हट ही नहीं रही थी, उसे डर था कि कहीं उसे अचानक खून की उल्टी न हो जाए। चरण ने उसके तनाव को भांप लिया और उसे दिलासा देने के लिए बस प्रिया का हाथ थाम लिया। वह खुद भी घबराया हुआ था, क्योंकि खून की उल्टी होना वाकई बहुत बुरा लगता था। जब नन्ही के रान झपकी लेती तो दोनों की भी सोने की हिम्मत नहीं होती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। 2 बजे, 3 बजे और फिर दोपहर के 4 बज गए और चरण को अभी तक खून की उल्टी नहीं हुई थी। जब दोनों को लगा कि आज उसे फिर से दौरा नहीं पड़ेगा, तो वही जानी पहचानी अनुभूति लौट आई। चरण की छाती दर्द से ऐंठ गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से ताज़ा खून की एक बूंद रिसने लगी। प्रिया ये दृश्य देखकर दंग रह गई। उसने जल्दी से चरण को सहारा दिया और उसे देने के लिए लिंक्वान जल निकाला। लिंक्वान जल पीने के बाद उसकी बेचैनी सचमुच गायब हो गई। लेकिन अभी अभी की उस अनुभूति को याद करके उसके मन में आशंका और प्रबल हो गई। अगर यह सिलसिला चलता रहा, हर दिन अंतहीन खून की उल्टी होती रही, तो वह इसे कैसे सहन कर पाएगा। तन और मन दोनों के लिए ये दोहरी पीड़ा थी। दंपत्ति के चेहरे चिंता से भरे थे और उनका मन बहुत भारी था। शाम 6 बजे, रात के खाने के बाद चरण और प्रिया बगीचे में टहलने निकले। बटलर वांग ने आकर बताया कि गेट पर कोई है, जो खुद को उच्चाधिकारियों द्वारा नियुक्त एक प्रसिद्ध चिकित्सक बता रहा है। ये सुनकर चरण ने और प्रिया ने तुरंत बटलर वांग से उसे अंदर बुलाने के लिए कहा। वह भी प्रिया के साथ फू लुई कोर्टयार्ड के लिविंग रूम में लौट आया। बीजिंग के मेडिकल विशेषज्ञ का नाम डॉक्टर हॉन्ग था। वह अपना मेडिकल बैग लेकर लिविंग रूम में दाखिल हुआ और चरण और प्रिया का अभिवादन किया। शिक्षाविद किन, श्रीमती किन, नमस्ते। चरण ने देखा कि वह काफी बूढ़ा था, उसके माथे पर सफेद बाल थे, फिर भी वह बहुत विनम्र और शिष्ट था। बदले में उसने वृद्ध सज्जन के प्रति अधिक शिष्टाचार दिखाया। डॉक्टर हॉन्ग, कृपया बैठिए। मुझे देखने के लिए इतनी दूर आने के लिए धन्यवाद। शिक्षाविद किन, आप बहुत दयालु हैं। आपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। आपका इलाज कर पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। कुछ विनम्र शब्दों के बाद डॉक्टर हॉन्ग ने सीधे कहा, शिक्षाविद किन, कृपया दौरे पड़ने पर अपनी भावनाओं और स्थिति का विस्तार से वर्णन करें, ताकि मैं आपकी जांच कर सकूं। बोलने के बाद उन्होंने आगे कहा, क्योंकि मेरे पास एक जीवन रक्षक दवा है, इसलिए औषधीय द्रव लेने से कुछ समय के लिए बेचैनी से राहत मिल सकती है। हालांकि यह इसे ठीक नहीं कर सकता और दवा लेने के अगले दिन भी दौरे पड़ते रहते हैं। डॉक्टर हॉन्ग ने सिर हिलाकर इशारा किया कि वे इन परिस्थितियों को समझते हैं। उन्होंने चरण से जांच के लिए अपना हाथ बढ़ाने को कहा। चरण ने बहुत सहयोग किया और अपनी आंखों, जीभ और गले की जांच होने दी। अंत में डॉक्टर हॉन्ग ने चरण की नब्ज टटोली। उनकी उंगलियां चरण की कलाई पर टिकी रहीं और वे काफी देर तक बिना कुछ बोले उसे टटोलते रहे। हालांकि चरण और प्रिया चिंतित थे, फिर भी वे उन्हें बीच में नहीं रोकना चाहते थे। लगभग 5 मिनट बाद डॉक्टर हॉन्ग ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह बूढ़ा आदमी अक्षम है। मैं शिक्षाविद किन की हालत का कारण नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि आपकी नब्ज देखकर लगता है कि आपका शरीर बेहद स्वस्थ है, एक सामान्य व्यक्ति से भी ज्यादा मजबूत, तेज नब्ज के साथ, और कोई छिपी हुई बीमारी नहीं दिख रही है। चरण और प्रिया ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरों पर कड़वाहट साफ दिखाई दे रही थी। तो फिर ये तो मुश्किल है। हर दोपहर खून की उल्टी होना, यह एहसास वाकई बहुत बुरा होता है और मुझे नहीं पता कि इसका शरीर पर कोई और दीर्घकालिक असर होगा या नहीं। ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि चरण के पास लिंक्वान जल था। अगर उसके पास लिंक्वान जल नहीं होता तो वो रोज खून की उल्टी कैसे सह पाता। शायद अब तक वो गंभीर रूप से बीमार होकर बिस्तर पर पड़ चुका होता। ऐसा क्यों न हो, मैं अभी यहीं रुकता हूँ। अगर कल शिक्षाविद किन को फिर से दौरा पड़ा तो मैं तुरंत उनकी जांच करके देख सकता हूँ कि क्या मैं कारण का पता लगा सकता हूँ। डॉक्टर हॉन्ग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। यह भी काम करता है। चरण केवल सिर हिला सका। फिलहाल इससे बेहतर कोई उपाय नहीं था। जब सभी लोग बैठक कक्ष में बातें कर रहे थे, बटलर वांग अचानक चरण को रिपोर्ट करने के लिए दौड़ा दौड़ा आया। सर, किन परिवार के दूसरे गुरु यहाँ हैं। ये सुनते ही चरण की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि क्या प्राचीन युद्ध कलाओं में इतने माहिर और इतने अनुभवी किन चेंग ने ऐसी ही स्थितियों के बारे में सुना होगा। कृपया उन्हें जल्दी से बुलाएं।
किनचेंग के अंदर आते ही उसने चरण को एक दयालु मुस्कान के साथ देखा। चरण, मैंने सुना है कि तुम एक व्यावसायिक यात्रा पर गए थे और अब तुम आखिरकार वापस आ गए हो। हाँ, मैं 2 दिन पहले ही वापस आया हूँ। चरण ने किनचेंग को सोफे पर बैठने के लिए आमंत्रित करते हुए उत्तर दिया। दूसरे दादा, आप इतनी देर से आए, क्या कोई ज़रूरी काम है? बात कुछ ऐसी है, सोंग किग्युन की मार्शल आर्ट कमज़ोर हो गई है और इस समय कुनलुन संप्रदाय बिना नेता के है। संप्रदाय के शिष्यों ने मुझे संप्रदाय प्रमुख का पदभार संभालने के लिए कहा है। किनचेंग ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मैं पहले ही बूढ़ा हो चुका हूं और प्रतिस्पर्धा करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैंने कुनलुन संप्रदाय के अन्य उत्कृष्ट शिष्यों में से एक उत्तराधिकारी चुना है। मैं नए संप्रदाय प्रमुख के उत्तराधिकार समारोह में शामिल होने जा रहा हूं। जाने से पहले मैं आपसे मिलने आया था और एक और बात है जिससे मैं आपको परेशान करना चाहता हूं। कृपया बोलिए, दूसरे दादा। हम अब से हुआंगान काउंटी में बसने की योजना बना रहे हैं। आपके चचेरे भाई अकादमिक विषयों का अध्ययन करना पसंद नहीं करते और उनके पास डिप्लोमा भी नहीं है, लेकिन सौभाग्य से उनके पास मार्शल आर्ट का अच्छा हुनर है। चरण, आप व्यवसाय में हैं और एक कंपनी चलाते हैं, इसलिए मैं आपसे उन्हें नौकरी ढूंढने में मदद करने का अनुरोध करना चाहूँगा। कोई बात नहीं, मिंगजू और बाकी लोग मार्शल आर्ट में बहुत कुशल हैं। अगर वे अनुशासन स्वीकार करते हैं तो उनके लिए अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों का इंतजाम करना बहुत आसान है। किनचेंग की बातें सुनकर चरण भी कुछ हद तक भावुक हो गया। किन परिवार के 4 भाई बहन मार्शल आर्ट में बहुत कुशल हैं। अगर वे फुयुआन में अंगरक्षक के रूप में रह सकें तो फुयुआन की सुरक्षा फिर से बढ़ जाएगी। किनचेंग मुस्कुराया और सिर हिलाया, ठीक है चरण, आप जैसा चाहें वैसा इंतजाम कर सकते हैं। कुछ वाक्यों तक बातचीत करने के बाद चरण ने उस बात को किनचेंग के सामने उठाया जो उसे इस समय परेशान कर रही थी और उससे पूछा कि क्या उसने भी ऐसे ही लक्षण देखे हैं। हर दोपहर खून की उल्टी होती है। चरण का वर्णन सुनकर किनचेंग की भौहें तन गईं। हाँ, लगातार 3 दिन हो गए हैं। चरण के होंठों के कोने पर एक कड़वी मुस्कान उभर आए। अगर मुझे जीवन रक्षक लिंक्वान जल न मिलता तो मुझे डर है कि कुछ और बार पीने के बाद मेरी जान चली जाती। आपने कहा था कि आप जांच के लिए अस्पताल गए थे और कोई समस्या नहीं पाई गई और फिर एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने आपकी नब्ज देखी और कहा कि आप बीमार नहीं हैं। किनचेंग ने चरण से फिर पुष्टि की। हाँ, दूसरे दादाजी, क्या आपने ऐसी किसी स्थिति के बारे में सुना है? चरण की आंखों में प्रत्याशा की एक झलक दिखाई दी। वह किनचेंग से जवाब पाने की उम्मीद कर रहा था। किनचेंग ने भौहें चढ़ाईं और कुछ देर सोचा, फिर चरण की ओर देखा। तुमने जो घटना बताई है वह किसी बीमारी या जहर जैसी नहीं लगती। लगभग 7-8 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसे लक्षणों वाले किसी व्यक्ति से मिला था। तो फिर इसकी असली वजह क्या थी? आखिरकार उस व्यक्ति का क्या हुआ? चरण का दिल बैठ गया और उसने जल्दी से जवाब ढूंढने की कोशिश की। वह व्यक्ति जियांगतो से पीड़ित था। बाद में उसे रोज खून की उल्टी हुई और 39 दिनों के बाद उसके 7 छिद्रों से खून बहने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। किनचेंग के चेहरे पर एक गंभीर भाव उभर आया। चरण, बहुत संभव है कि तुम जियांगतो से पीड़ित हो। जियांगतो? चरण हैरान रह गया और जल्दी से यूजियान बुक स्टोर में इस विषय पर जानकारी ढूंढने लगा। जियांगतो दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रकार का जादूटोना है। जियांगतो को औषधि जियांगतो, उड़ते हुए सिर वाले जियांगतो और भूत जियांगतो जैसे प्रकारों में विभाजित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति चीन के यूनान, गुइझो और सिचुआन क्षेत्रों की गू तकनीक से हुई थी, जो दक्षिण पूर्व एशिया में फैली और स्थानीय जादूटोने के साथ मिलकर विकसित हुई। जियांगतो लोगों को बचा सकता है, लेकिन यह अदृश्य रूप से लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, उन्हें चुपचाप मौत के घाट उतार सकता है। और जो लोग जियांगतो से अजीब तरह से मरते हैं, उनकी मृत्यु का कोई चिकित्सीय कारण नहीं पाया जा सकता। थोड़ी समझ के बाद चरण को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उसकी यह स्थिति पूरी संभावना है जियांगतो के कारण थी। वह ये भी नहीं जानता था कि कौन उसे गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। दक्षिण पूर्व एशिया। चरण कुछ समय पहले हुए नौसैनिक युद्ध को याद किए बिना नहीं रह सका, जहां उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी। उस नौसैनिक युद्ध में दक्षिण वियतनाम को भारी नुकसान हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि दक्षिण वियतनाम का कोई जियांगतो गुरु गुप्त रूप से कोई चाल चल रहा हो? ये वास्तव में संभव है। आखिरकार चरण ने नौसेना के हथियारों को मजबूत किया और इस नौसैनिक युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस वजह से दक्षिण वियतनाम का उससे नफरत करना स्वाभाविक है। यूजियान बुक स्टोर की जानकारी के अनुसार जियांगतो को हल करने के लिए केवल माओशान संप्रदाय का उत्तराधिकारी ही मिल सकता है। प्रत्येक पेशे की अपनी विशेषज्ञता होती है। सामान्य लोग, भले ही उन्हें समाधान पता हो, लेकिन उनमें क्षमता नहीं होती। सौभाग्य से कम अब कुछ सुराग तो मिल गए हैं। चारण को चुप देखकर किनचेंग ने आगे कहा जाता है कि जियांगतो को हल करने के लिए आपको इस क्षेत्र में कार्य करने के
लिए एक असाधारण व्यक्ति की आवश्यकता होती है, या उस जियांगतो गुरु को ढूंढना होता है जिसने जियांगतो को डाला और उसे उठाने के लिए मजबूर किया। चारण। किनचेंग ने सिर हिलाया और धन्यवाद दिया। दूसरे दादा, मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद। क्या आप अपने दोस्तों में ऐसे किसी असाधारण व्यक्ति को जानते हैं? किनचेंग ने कहा, इस बार हमारा कुनलुन संप्रदाय प्रमुख उत्तराधिकार समारोह आयोजित कर रहा है और कई अन्य संप्रदायों के नेता भी बधाई देने आएंगे। उनमें माओशान संप्रदाय के नेता झांग जिनियन भी शामिल हैं। माओशान संप्रदाय विभिन्न ताओवादी कलाओं, ताबीजों और श्रापों में पारंगत है, इसलिए उनके पास जियांगतो को दूर करने का कोई उपाय हो सकता है। ये सुनकर चारण का दिल हिल गया और उसने पूछा, कुनलुन संप्रदाय प्रमुख उत्तराधिकार समारोह कब आयोजित हो रहा है? 2 दिन बाद, पामीर पठार के पूर्वी भाग में कुनलुन पर्वत पर। किनचेंग के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था। आखिरकार कुनलुन संप्रदाय द्वारा संप्रदाय प्रमुख उत्तराधिकार समारोह आयोजित करने की खबर पूरे प्राचीन मार्शल जगत में फैल गई है और सभी प्रतिष्ठित संप्रदाय लोगों के शामिल होने की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, तो इस बार मैं दूसरे दादाजी के साथ जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि माओशान संप्रदाय के किसी गुरु से मुलाकात होगी। चरण ने जल्दी से कहा, तो हमें कल की यात्रा की तैयारी करनी होगी। किनचेंग ने कहा, कुनलुन पर्वत जियांग शहर से 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, एक लंबी यात्रा जिसमें बहुत समय लगेगा। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। चरण का सबसे ज़रूरी काम अब रोज़ाना खून की उल्टी की समस्या का समाधान करना है। बाकी कामों को टाला जा सकता है। अच्छा, तो हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे। यह मामला सुलझने के बाद किनचेंग उठे और विदा ली। चरण भी प्रिया से बात करने के लिए अपने कमरे में लौट आया। पतिदेव, क्या दूसरे दादाजी की बात सच है? प्रिया की आंखों में चिंता झलक आई। मैं बाद में किसी से और जांच करवाऊंगी। अगर दूसरे दादाजी की बात सच है तो मैं कुनलुन पर्वत की यात्रा करूंगा। प्रिया से कुछ वाक्यों पर चर्चा करने के बाद चरण ने जियांग मुवान को बुलाया। क्या तुमने खबर सुनी है कि कुनलुन संप्रदाय हाल ही में एक संप्रदाय प्रमुख उत्तराधिकार समारोह आयोजित कर रहा है? जियांग मुवान ने सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन हमारे जियांग परिवार को इस बार निमंत्रण नहीं मिला। जियांग परिवार का प्रभाव कम हो गया है। कभी प्राचीन मार्शल जगत में उनका स्थान था, लेकिन अब वे एक गुमनाम छोटे परिवार में सिमट गए हैं। अगर जियांग मुवान गुप्त रूप से उनकी देखभाल न करते तो कौन जाने जियांग परिवार को कितना परेशान किया जाता। क्या तुमने माओशान संप्रदाय के बारे में सुना है? चारण ने फिर पूछा। मैंने उनके बारे में सुना है, लेकिन माओशान संप्रदाय की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं है। जियांग मुवान ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, शायद इसलिए कि बहुत सारे ढोंगी हैं जिन्होंने माओशान संप्रदाय की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है और ज्यादातर लोग माओशान संप्रदाय का मजाक उड़ाते हैं। चारण मोटे तौर पर समझ सकता था। हो सकता है कि ऐसे कई लोग हों जो अपनी कला में निपुण न हो, फिर भी माओशान संप्रदाय से होने का दावा करते हैं और दूसरों को ठगते फिरते हैं। हो सकता है मुझे जियांगतो रोग हो गया हो और इसे ठीक करने के लिए मुझे किसी माओशान संप्रदाय के गुरु की जरूरत हो। चारण ने कहा, मैंने सुना है कि माओशान संप्रदाय भी इस कुनलुन संप्रदाय समारोह में भाग लेगा और मैं दूसरे दादा के साथ जाने की योजना बना रहा हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जियांग मुवान जल्दी से बोली। हालांकि वह चारण के साथ रहने के कारण विवश थी और उसे उसके लिए काम करना पड़ता था, फिर भी उसे ठोस लाभ भी हुए। उसने खूब सारा लिंक्वान जल पिया और उसकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अब जबकि चरण संकट में था, स्वाभाविक रूप से उसे कुछ मदद की उम्मीद थी। चरण ने सिर हिलाया और जियांग मुवान को पहले जाने के लिए इशारा किया। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हाँ, ये जियांग तो हो सकता है। मैं इसे सुझाने में मदद के लिए माओशान संप्रदाय के किसी गुरु को ढूंढना चाहता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। तो मैं इस यात्रा की सुरक्षा आप पर छोड़ता हूँ। मुझे शक है कि यह मामला दक्षिण वियतनाम के जियांगतो गुरु से जुड़ा है। आप इस कोण से अपनी विस्तृत जांच शुरू कर सकते हैं। फ़ोन कॉल खत्म करने के बाद चरण ने आंगन के बाहर रात के आकाश में टिमटिमाते तारों को देखा और एक लंबी सांस ली। सुबह के 8 बज रहे थे। फुयुआन हेलीपैड। प्रिया ने चिंता भरी आंखों से चरण की ओर देखा। पति, आपको ज्यादा सावधान रहना होगा। जब आप बाहर होते हैं तो मैं आपके साथ नहीं होती, इसलिए आपको मुझसे ज्यादा बार संपर्क करना होगा। चिंता मत करो, मैं वहां पहुंचते ही तुम्हें फ़ोन करूंगा। चरण ने हाथ बढ़ाकर अपनी पत्नी और बेटी को गले लगाया और धीरे से कहा, घर पर मेरा इंतजार करो और अपना और हमारी बेटी का ध्यान रखना। तियान, मुझे अपनी चिंता मत दिलाना। मैं करूंगी, पति। प्रिया की आंखें लाल हो गईं और उसने जोर से सिर हिलाया। दंपत्ति के विदा लेने के बाद चरण, किनचेंग और उनका समूह विमान की ओर चल पड़ा। जैसे ही विमान ऊपर चढ़ा और धीरे धीरे आकाश में गायब हो गया, प्रिया मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि चरण की यात्रा जियांगतो को सफलतापूर्वक उससे दूर कर देगी और वह सुरक्षित वापस लौट आएगा। किंग प्रांत, पामीर पठार।
चरण और अन्य लोग विमान से उतरने के बाद एक सैन्य ऑफ रोड वाहन से कुनलुन पर्वतों की ओर चल पड़े। पठारी क्षेत्र में पहुंचने पर किनचेंग को छोड़कर सभी को ऊंचाई से होने वाली बीमारी का अनुभव हुआ। सौभाग्य से सभी ने आंतरिक शक्ति का अभ्यास किया था, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपनी सांस लेने की क्षमता को नियंत्रित किया और धीरे धीरे भौगोलिक वातावरण के अनुकूल हो गए। कुनलुन पर्वत राजसी और भव्य थे, जो अंतहीन रूप से फैले हुए थे और बादलों में ऊंचे थे। इस यात्रा में चरण ने वास्तव में इस पर्वत श्रृंखला के अद्भुत नज़ारे देखे। 3-4 घंटे की लंबी यात्रा के बाद चरण और अन्य लोग अंततः कुनलुन संप्रदाय के क्षेत्र में पहुंच गए। जिन शिष्यों ने उनका स्वागत किया वे किनचेंग के प्रति बहुत सम्मानजनक और चरण व अन्य लोगों के प्रति विनम्र थे। सभी को कुनलुन संप्रदाय के सभा कक्ष में ले जाया गया, जहां किनचेंग के सहयोग से नियुक्त नए प्रधानाध्यापक चेन झे ने जल्दी से सभी का स्वागत किया और शिष्यों के लिए चाय परोसने की व्यवस्था की। चेन झे 40 के आसपास के थे। उनका चेहरा साफ था, घनी भौहें, बड़ी आंखें, साफ नज़र और बेहद विनम्र स्वभाव। बड़े किन, छोटे भाई चरण, आप अपनी लंबी यात्रा से थक गए होंगे। मैं थोड़ी देर में आपके आराम के लिए कमरे का इंतजाम कर दूंगा। झे, समारोह में शामिल होने वाले कितने संप्रदाय आ चुके हैं? किनचेंग जानता था कि चरण इस यात्रा में माओशान संप्रदाय को ढूंढने की जल्दी में है, इसलिए उसने चेन झे से पूछा। चेन झे ने तुरंत उत्तर दिया, उत्तराधिकार समारोह परसों है। अभी शाओलिन, वुडांग, एमी संप्रदाय और माओशान संप्रदाय सभी आ चुके हैं। अन्य संप्रदाय अभी रास्ते में हैं और आज और कल क्रमवार पहुंचेंगे। माओशान संप्रदाय के आने की बात सुनकर चारण और किनचेंग की आंखें तुरंत चमक उठीं। अपनी यात्रा की थकान को नज़रअंदाज करते हुए किनचेंग ने जल्दी से कहा, माओशान संप्रदाय के सदस्य कहाँ विश्राम कर रहे हैं? मुझे उनके प्रधानाचार्य से कुछ बात करनी है। उद्धरण चिन्ह, उनके विश्राम की व्यवस्था सिमिंग मंडप में की गई है, चेन झे ने कहा। ठीक है, मैं पहले माओशान संप्रदाय के प्रधानाचार्य झांग को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। किनचेंग ने सिर हिलाया, चेन झे का अभिवादन किया और फिर चारण और अन्य लोगों को सभाकक्ष से बाहर ले गए। हम वाकई बिल्कुल सही समय पर पहुंचे। माओशान संप्रदाय भी आज ही आ गया। किनचेंग ने मुस्कुराते हुए चारण से कहा। हाँ, चरण के मन में भी उत्सुकता का भाव उमड़ आया। आज दोपहर उसे फिर से खून की उल्टी हुई थी। अगर लिंक्वान जल ने उसकी बेचैनी कम न की होती तो चरण गिर पड़ता। ये दुष्ट जियांग तो सचमुच एक कष्टदायक चीज थी। अगर उसे पता चल जाता कि जियांगतो के पीछे कौन है तो वह उन्हें आसानी से नहीं छोड़ता। सिमिंग मंडप पहुंचकर किनचेंग उस कमरे में गया जहां माओशान संप्रदाय के प्रधानाध्यापक आराम कर रहे थे और उसने दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ उठाया। उसके हाथ दरवाजे को छूने से पहले ही दोनों दरवाजे बिना हवा के अपने आप खुल गए। एक स्पष्ट आवाज, आए, सम्मानित अतिथि आ गए हैं। झांग आपका स्वागत करने में देर कर गया, कृपया मेरी अशिष्टता को क्षमा करें। इस आवाज के साथ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी था जिसने हरे रंग का ताओवादी वस्त्र पहना हुआ था और उसके बालों में लकड़ी का हेयरपिन लगा हुआ था। वह लंबा और दुबला पतला, सीधा खड़ा, चमकदार और उत्साही आंखों वाला था। ढीले ढाले ताओवादी वस्त्र ने उन्हें अलौकिक शान का एहसास दिलाया। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वे एकांतप्रिय गुरु हैं। किनचेंग ने झांग जिनियन की ओर हाथ बढ़ाकर विनम्रता से कहा, प्रधानाध्यापक झांग, बहुत समय हो गया, आपका व्यवहार वैसा ही है जैसा पहले था। वरिष्ठ किन बहुत दयालु हैं। झांग जिनियन की आंखों में मुस्कान आ गई। किनचेंग को देखते ही उनकी नज़र चरण पर पड़ी और उनकी आंखों में हल्की सी भावनाएं झलक उठीं। ये युवा मित्र आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है, गुणों के प्रकाश से भरपूर है और कुलीनता की भव्य आभा से युक्त है, लेकिन उसकी बाहों पर एक अंधेरी ऊर्जा की परत छाई हुई है। उसके शब्द सुनकर चरण थोड़ा उत्साहित हुआ। उसने जल्दी से अपने हाथों को कप के आकार में किया और झांग जिनियन को प्रणाम किया। हेडमास्टर झांग, नमस्ते, मैं चरण हूँ। मुझे एक खलनायक ने जहर दिया था और यह बहुत संभावना है कि मैं जियांगतो से पीड़ित हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या हेडमास्टर झांग के पास मुझे बचाने का कोई तरीका है। अगर हेडमास्टर झांग मुझे बचा सकते हैं तो मैं निश्चित रूप से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जियांगतो, झांग जिनियन ने एक पल के लिए चरण को ध्यान से देखा, फिर अपनी उंगलियों से गणना की। काफी देर बाद उन्होंने कहा, आप दोनों कृपया बात करने के लिए अंदर आएं। चरण और किनचेंग उसके पीछे कमरे में आए और वे तीनों एक गोल मेज पर बैठ गए। झांग जिनियन ने एक पीला ताबीज निकाला और उसे चरण के माथे पर रख दिया। पीला ताबीज स्वतः ही बिना आग के जल गया। ये सचमुच जियांगतो है। अपराधी के तरीके बेहद क्रूर हैं। वे छोटे दोस्त किन की जन्मतिथि और तस्वीर का इस्तेमाल रिमोट कास्टिंग के लिए करते हैं। छोटे दोस्त किन को जियांगतो होने के बाद उसका दिल रोज दर्द करता, उसे खून की उल्टियां होती और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाता। 49 दिनों के बाद उसकी जान बचाना नामुमकिन हो जाता। अमर देवता भी उसे नहीं बचा पाते। ये सचमुच जियांगतो है। तो क्या हेडमास्टर झांग को जादूगर का ठिकाना पता है? चारण की इच्छा हुई कि वह फौरन जादूगर के सामने पहुंचकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दे। ये दक्षिण वियतनाम क्षेत्र में है।
इसका सही स्थान केवल एक वेदी बनाकर और अनुष्ठान करके ही प्राप्त किया जा सकता है। झांग जिनियन ने धीरे से कहा। जैसी कि उम्मीद थी, ये दक्षिण वियतनाम के लोगों का काम था। उनके तरीके वाकई खौफनाक थे। चारन ने अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए विनम्रता से कहा, हेडमास्टर झांग, मुझे बचा लीजिए। इसके बाद बड़ा इनाम मिलेगा। झांग जिनियन ने हाथ हिलाया और कहा, छोटे दोस्त किन के साथ मेरा एक पूर्व निर्धारित संबंध है। चूंकि मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे दुष्ट जादू टोने का सामना किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं चुपचाप खड़ा होकर कुछ नहीं करूंगा। दोपहर के समय यांग ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होने पर मंत्र का जाप करना ज्यादा कारगर होता है। कल दोपहर में मैं एक वेदी स्थापित करूंगा और छोटे दोस्त, तुम्हारे लिए जियांगतो को हटाने का अनुष्ठान करूंगा। तुम क्या सोचते हो? अच्छा, धन्यवाद हेडमास्टर झांग। चरण बहुत खुश हुआ और जल्दी से झांग जिनियन को धन्यवाद दिया। छोटे दोस्त किन, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। झांग जिनियन ने कुछ सेकंड तक चरण को स्थिर रूप से देखा, फिर किन चेंग से कहा, जो उसके पास था, बड़े किन, मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं छोटे दोस्त किन से अकेले में कुछ बात कर सकता हूं। किन चेंग को उसकी बातें थोड़ी उलझन में लगी, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने चरण की ओर देखा और चरण को सिर हिलाते हुए देखकर उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, ठीक है, तुम दोनों बात करो। चरण, मैं पहले अपने कमरे में जाकर आराम करूंगा। ठीक है, दूसरे दादा। चरण ने उनका अभिवादन किया और किन चेंग को विदा करने के लिए उठे। जब कमरे में केवल चरण और झांग जिनियन ही बचे थे, तो झांग जिनियन ने अपनी आस्तीन लहराए और दरवाजा तुरंत बंद हो गया। ये देखकर चरण की आंखों में ईर्ष्या झलक उठी। माओशान संप्रदाय का ये प्रधानाचार्य वास्तव में एक गुरु था। उसने अपनी आंतरिक शक्ति का इतनी सहजता से उपयोग किया। जब वह सोच ही रहा था, चरण ने अचानक झांग जिनियन को खड़े होकर अपनी ओर झुकते देखा। वह थोड़ा स्तब्ध रह गया और उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। प्रधानाचार्य झांग, ये छोटे दोस्त किन एक महान व्यक्ति हैं जिन्हें अपार सौभाग्य और नियति प्राप्त है। झांग जिनियन सीधे खड़े हुए, उनके चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे। सच कहूं तो कुनलुन संप्रदाय में 2 महीनों के भीतर 2 प्रधानाध्यापक बदल गए हैं, इसलिए इस बार मेरा व्यक्तिगत रूप से आने का इरादा नहीं था। लेकिन जब मैंने भविष्यवाणी की तो मेरा मन बदल गया। क्या यह मेरी वजह से है? चारण का दिल थोड़ा हैरान हुआ। बुरा नहीं, झांग जिनियन ने सिर हिलाया। मैंने जो भविष्यवाणी की है, उससे संकेत मिलता है कि कुनलुन पर्वत की मेरी यात्रा मुझे माओशान संप्रदाय के एक उपकारी के पास ले जाएगी और मेरे संप्रदाय को फलने फूलने का अवसर मिलेगा। सच कहूं तो मैं बचपन से ही ताओवादी जादू का अभ्यास कर रहा हूं और लगभग 40 साल हो गए हैं। हालांकि पिछले 2 सालों से मैं स्थिर हूं। इस बार मेरी यात्रा भी युवा मित्र किन की मदद से प्रगति की आशा में है। चारण कुछ चुप था। उसने मन ही मन सोचा, माओशान संप्रदाय वाकई प्रभावशाली है। वे अपने घर से बाहर निकले बिना ही अच्छे और बुरे भाग्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालांकि माओशान संप्रदाय को फलने फूलने और अपने ताओवादी जादू को निखारने में मदद करने के झांग जिनियन के शब्दों के बारे में चारण को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या उसे थोड़ा लिंक्वान जल देना चाहिए, या शायद यूजियान बुक स्टोर में दर्ज गुप्त ताओवादी जादू के ग्रंथ। जब चारण ने इनके बारे में सोचा तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। ऐसा ही कुछ होना चाहिए, अन्यथा उसका माओशान संप्रदाय से कोई संबंध कैसे हो सकता है। ये सोचकर चरण ने तुरंत सहमति दे दी। ठीक है हेडमास्टर झांग, आप मुझे जियांगतो हटाने में मदद करें और मैं भी कुछ ऐसा पेश करूंगा जो हेडमास्टर को संतुष्ट करेगा। झांग जिनियन इन शब्दों पर बहुत खुश हुए और तुरंत चरण को फिर से झुके। धन्यवाद युवा मित्र किन। चरण ऐसे अमर जैसे वरिष्ठ विशेषज्ञ को अपने प्रति इतना सम्मान और विनम्रता से देख नहीं सका, इसलिए वह जल्दी से उसे उठाने में मदद करने के लिए आगे बढ़ा। हेडमास्टर झांग, इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे अब से बस चरण कह सकते हैं। अच्छा चरण, मैं आपसे थोड़ा बड़ा हूं। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप मुझे अंकल झांग कह सकते हैं। झांग जिनियन, आखिरकार ज्यादा दोस्त होने का मतलब है ज्यादा मौके, और जिंदगी में ज्यादा अच्छे दोस्त होना हमेशा फायदेमंद होता है। बातचीत के बाद झांग जिनियन ने चरण से कहा कि वह आज रात अच्छी तरह आराम करे, क्योंकि वह कल दोपहर में जियांगतो को हटाने की रस्म पूरी करने में उसकी मदद कर सकता है। झांग जिनियन का अभिवादन करने के बाद चरण खड़ा हुआ और विदा ली। सिमिंग मंडप से निकलने के बाद कुनलुन संप्रदाय का एक शिष्य चरण को उसके आराम के लिए व्यवस्थित कमरे में ले गया। उसने अपना फोन निकाला और प्रिया को फोन करने की तैयारी करने लगा। हालांकि कुनलुन पर्वत पर सिग्नल खराब था और काफी देर तक डायल करने के बाद भी कॉल कनेक्ट नहीं हुई। संभवतः संचार सिग्नल टावर इस क्षेत्र को कवर नहीं करता था, क्योंकि यह विरल आबादी वाला एक ऊंचाई वाला क्षेत्र था। चरण असहाय होकर केवल अपना फोन रख सका। कुछ देर कमरे में आराम करने के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। चरण उठा और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। देखा कि किन चेंग ट्रे के साथ बाहर खड़ा था। खाने का समय हो गया है चरण। किन चेंग मुस्कुराते हुए खाना अंदर ले गया।
चरण ने जल्दी से उसे बर्तन रखने में मदद की, थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए। दूसरे दादाजी, मैं आपको इसे खुद लाने के लिए कैसे परेशान कर सकता हूँ? ये कुछ भी नहीं है। यह आपका यहाँ पहली बार है और मुझे चिंता थी कि आपको इसकी आदत नहीं होगी, इसलिए मैंने सोचा कि हम दोनों दादाजी साथ में खाना खा सकते हैं। किनचेंग मुस्कुराए और चरण को चॉपस्टिक की एक जोड़ी दी। मैंने आपके सभी अंगरक्षकों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था कर दी है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, धन्यवाद दूसरे दादाजी। चरण ने हाथ बढ़ाया और चॉपस्टिक ले ली। किनचेंग को धन्यवाद दिया। दोनों ने खाया और बातचीत की और जल्द ही सभी व्यंजन समाप्त कर दिए। खाने पीने के बाद किनचेंग ने चरण से कहा, यदि आप रात के खाने के बाद ऊब गए हैं तो आप शिष्यों को देखने के लिए मार्शल आर्ट हॉल जा सकते हैं। विभिन्न संप्रदायों के शिष्य इस बार आए हैं और मुझे लगता है कि उनमें से कई अभी अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं। ये सुनकर चरण का उत्साह बढ़ गया और उसने जल्दी से जवाब दिया, ठीक है, तो मैं बाद में मस्ती में शामिल हो जाऊंगा। किनचेंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर चरण उठे और बाहर कुनलुन संप्रदाय के एक शिष्य को मार्शल आर्ट हॉल का पता पूछते हुए पाया। उन्होंने लू हुई और जियांग मुवान को साथ लिया और मार्शल आर्ट हॉल की ओर चल पड़े। कुनलुन संप्रदाय का मार्शल आर्ट हॉल काफी बड़ा था, 200 से 300 वर्ग मीटर में फैला हुआ, जहां कई लोग अलग अलग आकार के रिंगों पर अभ्यास कर रहे थे। चरण उन्हें जोरदार धमाकों और धमाकों के साथ मुक्कों का आदान प्रदान करते हुए देख रहा था और उन्हें यह बहुत दिलचस्प लग रहा था। प्राचीन मार्शल जगत में इन संप्रदायों के शिष्यों के पास वाकई प्रभावशाली कुंग-फू था। वे तीनों एक रिंग के किनारे चले गए और मार्शल आर्ट का अभ्यास देखने के लिए स्थिर खड़े हो गए। जियांग मुवान ने चरण का परिचय कराया। बाईं ओर वाला कुनलुन संप्रदाय का शिष्य है जो उड़ते हुए क्रेन को पकड़ने वाले ड्रैगन का उपयोग कर रहा है। दाईं ओर वाला वुडांग संप्रदाय का शिष्य है जो वन यांग फिंगर का उपयोग कर रहा है। चरण ने उसका परिचय सुना और मुकाबला देखने पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों को जमकर लड़ते देख चरण ने बड़े मोह से देखा। उन्होंने महसूस किया कि वर्तमान में मंच पर उन दोनों से उनका प्रदर्शन ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए। हालांकि उनके पास व्यावहारिक युद्ध के अनुभव की कमी थी। 1 और 10 या इतने ही चालों के बाद मंच पर कुनलुन संप्रदाय का शिष्य वुडांग संप्रदाय के शिष्य के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सका और उसे कई कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। कुनलुन संप्रदाय के शिष्य ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, मैं हार गया हूं। भाई चांग, आप वास्तव में श्रेष्ठ हैं। भाई गो, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। चांगशिन ने जल्दी से धनुष लौटा दिया। कुनलुन संप्रदाय का शिष्य मुड़ा और रिंग से कूद गया। चांगशिन ने चारों ओर देखा और पूछा, क्या कोई अन्य भाई मार्गदर्शन देने को तैयार है? ये देखकर चरण का दिल हिल गया और उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया। मैं कोशिश करता हूँ। उसका व्यावहारिक मुकाबला अनुभव अपर्याप्त था और उसके पास मूल रूप से लड़ने के कोई अवसर नहीं थे, इसलिए वह इस मौके का उपयोग प्रतिद्वंद्वी के साथ मुकाबला करने और सीखने और प्रशिक्षण के लिए कर सकता था। अच्छा छोटे भाई, कृपया। चांगशिन मुस्कुराया और चरण को मंच पर आमंत्रित किया। सर, सावधान रहें, लू हुई ने कुछ चिंता के साथ निर्देश दिया। चरण ने अपना हाथ लहराया। ये ठीक है, मैं देख रहा हूं कि हर कोई नुकसान पहुंचाने से पहले रुक रहा है। वे मौत से नहीं लड़ रहे हैं। पहले मैचों का एक दौर देखने के बाद हर कोई बस दोस्ताना मुकाबला कर रहा था, अपनी जान के लिए नहीं लड़ रहा था। वह रिंग के केंद्र में चला गया और चांगशिन की ओर अपनी मुट्ठियां बांधते हुए कहा, मैं चरण हूं। कृपया मुझे समझाएं, मैं वुडांग पर्वत से चांगशिन हूं। अपना परिचय देने के बाद चांगशिन ने एक रुख अपनाया। चरण ने देखा कि वह सक्रिय रूप से हमला नहीं कर रहा। चांगशिन फुर्ती से आगे बढ़ा, आसानी से चरण के घूंसे को चकमा देते हुए, और उसने अपनी उंगली चरण के कंधे की ओर बढ़ा दी। चरण ने एक तेज जोर महसूस किया और उसका सामना करने की हिम्मत न कर सका। जल्दी से एक तरफ हट गया और चांगशिन के पेट पर लात मारने के लिए अपना पैर उठाया। अब वह दूसरों के साथ मुकाबला करते समय अपनी आंतरिक शक्ति का कुशलता से उपयोग कर सकता था, इसलिए इस लात में निहित शक्ति काफी आश्चर्यजनक थी। ये लात तेज और अचानक थी। चांगशिन के पास चकमा देने का समय नहीं था और वह केवल अपना पैर उठाकर चरण के लात का सीधा सामना कर सका। उनके पैर टकराए और दोनों 3 कदम पीछे हट गए। चांगशिन के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। भाई, किन की आंतरिक शक्ति साधना बहुत ठोस है। चरण मुस्कुराया और चांगशिन पर हमला करना जारी रखा। प्रतिद्वंद्वी के साथ कुछ आदान प्रदान के बाद उसने धीरे धीरे अपनी लय पाई और चालों और आंतरिक शक्ति का उसका समन्वय अधिक कुशल हो गया। जब चांगशिन ने पहली बार चरण के साथ मुकाबला शुरू किया तो उसने अपेक्षाकृत आराम महसूस किया, लेकिन धीरे धीरे उसने अचानक महसूस किया कि चरण की चालें तेजी से भयंकर होती जा रही थीं। यह उसे अभिभूत करने लगा था, क्योंकि वह पहले ही कई मुकाबले लड़ चुका था। चांगशिन की आंतरिक शक्ति कुछ कम हो गई थी और उसे धीरे धीरे ताकत की कमी महसूस हुई। इसके विपरीत चरण प्रत्येक आदान प्रदान के साथ मजबूत होता दिख रहा था। कुछ और चालों के बाद चांगशिन कई कदम पीछे हट गया और जल्दी से अपना हाथ
लहराते हुए कहा, भाई किन में गहन आंतरिक शक्ति है, मैं कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुनकर चारण केवल अनिच्छा से चांग शिन को रिंग से बाहर जाते हुए देख सकता था। चांग शिन के अखाड़े से चले जाने के बाद कोई और व्यक्ति चारण को चुनौती देने के लिए आगे आया। चारण ने भी विभिन्न संप्रदायों के लोगों के साथ अभ्यास करने के इस अवसर का लाभ उठाया। यदि वह जीत जाता तो वह चुनौती देने वालों की प्रतीक्षा करता, यदि वह हार जाता तो वह विरोधियों की तलाश में दूसरे अखाड़ों में जाता। जब उसकी आंतरिक शक्ति समाप्त हो जाती तो वह उसे पुनः प्राप्त करने के लिए लिंक्वान जल का सेवन करता। लगातार 1 दर्जन से अधिक मुकाबलों में लड़ने के बाद चारण को अविश्वसनीय रूप से उत्साह का अनुभव हुआ और उसके शरीर का हर रोम छिद्र खुला और शिथिल महसूस हुआ। उसे अपनी वर्तमान शक्ति का अधिक सटीक बोध भी हुआ। हालांकि वह केवल कुछ महीनों से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था, लिंक्वान जल और स्थानिक आयाम की सहायता से उसकी आंतरिक शक्ति साधना को एक बढ़ावा मिला जो दूसरों के लिए 20 वर्षों के कठिन प्रशिक्षण के बराबर था। मुकाबलों के बाद पूरी तरह से तरोताजा महसूस करते हुए चारण जियांग मुवान और लू हुई को लेकर लौटने की तैयारी में लगा। अपने कमरे में वापस आकर उसने पहले स्नान किया, फिर चारण बिस्तर के पास पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंतरिक शक्ति साधना शुरू कर दी। आज उसने मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों के साथ कई मुकाबले लड़े थे और इस बीच चरण की आंतरिक शक्ति 2-3 बार क्षीण हो गई थी। लिंक्वान जल पीने के बाद वह जल्दी ठीक हो गया। अब जैसे जैसे वह साधना कर रहा था उसने स्पष्ट रूप से देखा कि उसकी आंतरिक शक्ति काफी मजबूत हो गई थी। 2 घंटे साधना करने के बाद चरण रुक गया और सोने की तैयारी करने लगा। बिस्तर पर लेटे हुए छत की ओर देखते हुए चरण को अपनी पत्नी और बेटी की थोड़ी याद आ रही थी। वह गुआंग शहर से फुयुआन लौटे कुछ ही दिन हुए थे और उस जोड़े को एक साथ समय बिताने का कोई अच्छा मौका नहीं मिला था इससे पहले कि वह एक और दूर की यात्रा पर निकल जाए। इस श्राप के हटने के बाद वह वापस जाकर अपनी पत्नी और बेटी के पास रहना चाहता है और इधर उधर भागना नहीं चाहता। एक पल के लिए उसके विचार भटक गए, फिर उसे चिंता होने लगी कि क्या कल श्राप सफलतापूर्वक हट पाएगा। हेडमास्टर झांग बहुत सक्षम लग रहे थे, उन्हें इसे संभालना चाहिए। जैसे ही उसने सोचा, चरण की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी और वह सो गया। रात बिना किसी शब्द के बीत गई। अगली सुबह कुनलुन संप्रदाय की सुबह की घंटी बजी और चरण ने उसे सुनकर धीरे से अपनी आंखें खोलीं। वह उठ बैठा, कमरे में रखे सामान को देखा और फिर उसे याद आया कि वह कुनलुन पर्वत पर है। उठकर कपड़े पहनकर और नहा धोकर किनचेंग चरण को ढूंढने आया। नाश्ता लेकर पहले खाना खा लेते हैं और खाना खत्म होने के बाद मैं आपको कुनलुन पर्वत की सैर पर ले चलूंगा। ठीक है दूसरे दादा। नाश्ता खत्म करने के बाद किनचेंग ने कटोरे और चॉपस्टिक्स रख दिए और शिष्यों से उन्हें ले जाने को कहा। फिर वह चरण और अंगरक्षकों के साथ कुनलुन संप्रदाय के चारों ओर आराम से टहलने निकल पड़ा। कुनलुन संप्रदाय का एक विशाल क्षेत्र था जिसमें कई इमारतें थीं और जैसे जैसे वे संप्रदाय के भीतर घूमते कभी कभी उनका सामना दूसरे संप्रदायों के लोगों से होता। यहाँ का इलाका दुर्गम था जहाँ हर जगह एक दूसरे से जुड़ी चोटियां और घूमते बादल थे। चरण ने कुनलुन संप्रदाय के चारों ओर एक बड़े चक्कर में किनचेंग का पीछा किया और कुनलुन पर्वत की एक ऊंची चोटी पर पहुंच गया। नीचे का सुंदर दृश्य पूरी तरह से दिखाई दे रहा था, लुभावना और मनमोहक, जो किसी को भी वहां रुकने पर मजबूर कर देता था। जब वे पहाड़ों के पीछे एक आड़ू के बाग में पहुंचे तो किनचेंग ने उनके सामने लगे आड़ू के पेड़ों की ओर इशारा किया और चरण की ओर मुस्कुराते हुए कहा, कुनलुन पर्वत के अमर आड़ू बहुत स्वादिष्ट होते हैं और इन्हें खाने से शरीर मजबूत होता है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी आड़ू पकने का मौसम नहीं है, वरना हम अमर आड़ू खिला सकते थे। क्या यहाँ सचमुच अमर आड़ू हैं? चरण थोड़ा हैरान हुआ। जाहिर है बस उतना चमत्कारी नहीं जितना कि किंवदंतियों में कहा जाता है। किनचेंग को कुछ याद आया और वह चरण की ओर मुस्कुराते हुए बोला, हालांकि अभी ताज़े आड़ू नहीं हैं, फिर भी कुछ सूखे मेवे और डिब्बाबंद आड़ू हैं। जब हम निकलेंगे तो मैं किसी से आपके लिए कुछ आड़ू मंगवा दूंगा ताकि आप तियान तियान और केरान को चख सकें। शुक्रिया दूसरे दादाजी। चरण ने जल्दी से अपना आभार व्यक्त किया। आड़ू के बाग का दौरा करने के बाद उन्होंने समय देखा और पाया कि लगभग दोपहर हो चुकी थी, इसलिए सभी लौटने की तैयारी में लग गए। किनचेंग चरण को स्विमिंग मंडप में ले गया और देखा कि झांग जिनियन ने पहले से ही आंगन में धूपबत्ती, भोग की मेज, प्रसाद और अन्य वस्तुएं स्थापित कर रखी थीं। चरण को देखकर झांग जिनियन ने जल्दी से उसे इशारा किया, चरण आओ, हम जल्द ही अनुष्ठान शुरू करेंगे। चरण ने देखा कि वह पूरी तरह तैयार है और उसने झट से सिर हिला दिया। उसने कुछ उलझन में पूछा, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेरा साथ दो। झांग जिनियन ने कहा, जब मैं इस बुरे जादू को तोड़ दूंगा तो श्राप देने वाले को प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा, अगर मौत नहीं तो गंभीर चोट। तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं होगी, है ना? मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
उसने पहली बार लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा घृणित और क्रूर तरीका अपनाया। अगर उसे कोई प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी तो वह इसके लायक है। चरण दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, तो तुम यहीं बैठो। झांग जिनियन ने एक फ्यूटन की ओर इशारा करते हुए चरण को निर्देश दिया, घबराओ मत, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसके शांत स्वर को देखकर चरण का दिल भी शांत हो गया। उसने सिर हिलाया और फ्यूटन पर पालथी मारकर बैठ गया। किनचेंग, लू हुई और जियांग मुवान बगल से देख रहे थे, उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। झांग जिनियन ने आकाश में सूरज की रोशनी को देखा, उसे लगा कि समय लगभग सही है, और सबसे पहले कुलपिता को धूप अर्पित की। कुलपिता को प्रणाम करने के बाद उसने एक हाथ में पीला ताबीज लिया, दूसरे हाथ को सिनेबार में डुबोया और जल्दी से ताबीज के कागज पर चित्र बनाते हुए कहा, स्वर्ग और पृथ्वी, गहन और पीले, सभी नियम एक ही में लौटते हैं। मैं, माओशान कुलपिता के शाही आदेश द्वारा तीनों माओ सच्चे सम्राटों को आदरपूर्वक अवतरित होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इस ताबीज को प्रमाण के रूप में और धूप को मार्गदर्शक के रूप में लेकर यहाँ से बुराई को भगाओ, जल्दी से तितर बितर हो जाओ, जितनी जल्दी कानून कहता है। मंत्र जपने के बाद पीला ताबीज भी निकाला गया। उसने उसे पाक ध्वनि के साथ चरण के माथे पर पटक दिया। पीला ताबीज चरण के माथे पर स्वतः ही जल गया, राख में बदल गया जो नीचे बह गई। चरण को अपनी आंखों के सामने बस हल्का चक्कर आया और अगले ही पल उसके अंदर मतली की एक तेज लहर दौड़ गई। वह झुककर उबकाई लेने से खुद को रोक नहीं सका। उसके मुंह से बदबूदार गहरे हरे रंग का एक बड़ा सा तरल पदार्थ निकला। उल्टी की बदबू से उसका दम घुटने लगा था और वह उबकाई लेना बंद नहीं कर पा रहा था, मानो पित्त उगलने वाला हो। चरण को ये सब उल्टी करते देख झांग जिनियन की आंखें चमक उठीं। वह जल्दी से पास के एक शिष्य से चाय का प्याला लाया और चरण से कुल्ला करवाया। चरण ने बार बार कुल्ला किया और बड़ी मुश्किल से उसके मुंह की दुर्गंध कुछ कम हुई। उसने उबकाई रोकने की इच्छा को दबाया और झांग जिनियन की ओर देखा। चाचा झांग, ये क्या हाल है? श्राप हट गया है। जिस श्राप गुरु ने तुम्हें श्राप दिया था वह भी अब असहनीय पीड़ा में है। चरण, अब तुम ठीक हो। झांग जिनियन मुस्कुराया और चरण को उठाने के लिए आगे बढ़ा। चरण थोड़ा हैरान हुआ, उसे उम्मीद नहीं थी कि श्राप इतनी जल्दी और आसानी से हट जाएगा। वह खड़ा हुआ, अपने अंगों को हिलाया और खुद को एक अबाबील की तरह हल्का महसूस किया। उसके दिल पर हमेशा छाई रहने वाली उदासी भी दूर हो गई थी। माओशान ताओवादी जादू वाकई चमत्कारी था। चरण, झांग जिनियन को बहुत धक्का लगा और उसने बार बार धन्यवाद दिया। झांग जिनियन ने चरण की उल्टी साफ करने के लिए किसी को भेजा, क्योंकि ये सभी बुरे और अस्पष्ट पदार्थ थे और आम लोगों का इनके संपर्क में आना ठीक नहीं था। किनचेंग चिंतित होकर आया। चरण, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत आराम महसूस कर रहा हूँ। मेरे दिल में जो सूक्ष्म असहज भावना थी वह पूरी तरह से गायब हो गई है। चरण ने सच कहा, उसे पहले भी हमेशा एक डरावनी भयानक अनुभूति होती थी। यह अच्छा है, यह अच्छा है। हेडमास्टर झांग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं और उन्होंने इस श्राप को दूर करने में आपकी मदद की है। अब से आप निश्चिंत रह सकते हैं। चरण मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर झांग जिनियन से पूछा, चाचा झांग, क्या आप मुझे उस श्राप मास्टर का पता बता सकते हैं? मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ। झांग जिनियन मुस्कुराया और चरण की हथेली पर एक पता लिखा। चरण ने पता नोट किया और झांग जिनियन को गंभीरता से धन्यवाद दिया। दोपहर के समय किनचेंग ने भोजन का आयोजन किया और चरण और झांग जिनियन को साथ खाने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने खाना खाया और बातें की और माहौल काफी जीवंत था। भोजन के बाद समूह बिखर गया। अपने कमरे में लौटकर चरण ने अपने स्थानिक आयाम से कागज और कलम निकाली और तेजी से पंक्तियों में पाठ लिखा। 1 घंटे से ज्यादा काम करने के बाद चरण ने अपने नोट्स एक तरफ रख दिए और झांग जिनियन को ढूंढने के लिए उठा। चरण झांग जिनियन के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया। झांग जिनियन स्वयं चलकर आया, दरवाजा खोला और चारण को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। चारण, जल्दी से अंदर आओ और बैठो। ठीक है अंकल झांग। चारण झांग जिनियन के पीछे पीछे अंदर गया और मेज के पास एक कुर्सी पर बैठ गया। मैं अंकल झांग से मिलने आया हूं ताकि आपको कुछ जानकारी दे सकूं। चारण ने मेज पर माओशान संप्रदाय की गुप्त तकनीकों वाली नोटबुक और लिंक्वान जल की कई छोटी बोतलें रख दीं। झांग जिनियन की आंखें चमक उठीं और उसने सबसे पहले नोटबुक उठाए और कई पन्ने पलटे। उसके चेहरे पर आश्चर्य और भी गहरा होता गया। प्राचीन ग्रंथ पढ़ने के बाद उसने जल्दी से लिंक्वान जल उठाया, बोतल का ढक्कन खोला और उसे धीरे से कुछ बार सूंघा। लिंक्वान जल में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए वह ऊर्जा के एक उभार को महसूस किए बिना नहीं रह सका। झांग जिनियन के चेहरे पर गंभीरता छा गई। वह जल्दी से खड़ा हुआ और चारण को गहरा और सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। चरण जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। चाचा झांग, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे बचाया है और यही मेरा बदला है। झांग जिनियन ने अपना सिर हिलाया। चारण, आपने जो चीजें दी हैं
वे हमारे माओशान संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये मेरी ताकत को बहुत बढ़ा सकती हैं। मैं ही हूँ जो आपसे लाभान्वित हो रहा हूँ। उसने गंभीर होकर कहा, मुझे नहीं पता चरण, आपको इस माओशान संप्रदाय के गुप्त तकनीक ग्रंथ के बारे में कहाँ से पता चला। चरण उसका आशय समझ गया। झांग जिनियन अपने संप्रदाय के प्राचीन ग्रंथों और गुप्त तकनीकों के व्यापक रूप से लीक होने से चिंतित था। उसने धीरे से कहा, सच कहूँ तो चाचा झांग, बचपन से ही हर रात जब मैं सपने देखता हूँ तो मेरे मन में कुछ चीजें आती हैं। ऐतिहासिक सभ्यताएं, प्राचीन पुस्तकें, तकनीकी सभ्यताएं और आपके माओशान संप्रदाय के ग्रंथ उनमें से एक हैं। चाचा झांग, निश्चिंत रहें, मैं आपके संप्रदाय के गुप्त नियमावली को किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताऊंगा। चरण की स्पष्टवादिता ने झांग जिनियन के दिल को गहराई से छू लिया। उन्होंने चरण की ओर गंभीरता से देखा और कहा, तो बात ऐसी ही है। चरण, शुक्रिया। अगर भविष्य में तुम्हें कभी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना और मेरा माओशान संप्रदाय बिना किसी हिचकिचाहट के आग पानी से भी गुजर जाएगा। चाचा झांग, आप बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। चरण ने झांग जिनियन को वापस बिठाया और मुस्कुराते हुए कहा, आप जैसे असाधारण लोगों को जानकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये सुनकर झांग जिनियन ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, हमारे लिए आप सम्मानित हैं। उसकी बातों का खंडन नहीं किया। आखिरकार उसने एक और जीवन जिया था। यूजियान बुकस्टोर जैसी स्वर्ग विरोधी स्वर्णिम उंगली पाई थी और बाद में स्थानिक लिंक्वान प्राप्त किया था। पुनर्जन्म पाकर वह सचमुच स्वर्ग का एक प्रिय बालक था। झांग जिनियन से बात करने के बाद चरण किनचेंग को ढूंढने निकल पड़ा। किनचेंग एक बहुत अच्छा बुजुर्ग था, कम से कम चरण के दुष्ट पिता से तो बेहतर ही था। दूसरे दादा, यह आपके कुनलुन संप्रदाय की ताइक्विंग क्यू है और खोया हुआ भाग भी इसमें शामिल है। मुझे ये संयोग से मिला था। चरण ने किनचेंग को कागज की कुछ शीट दी और फिर उसे लिंक्वान जल की एक बोतल दी। ये जीवन रक्षक दवा है जो मैं पिछले कुछ दिनों से ले रहा हूँ। मैं इसमें से कुछ दूसरे दादा को दूंगा ताकि आप किसी भी चीज़ के लिए तैयार रह सकें। किनचेंग ने चरण द्वारा दी गई चीज़ें ले लीं। उसका चेहरा सदमे और भावनाओं से भर गया। चरण, तुम वाकई अद्भुत हो। किनचेंग थोड़ा भावुक हो गया। ताइक्विंग क्यू 100 साल से खोया हुआ है। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मैं पूरी पुस्तिका फिर से देख पाऊंगा। जो तुम्हारा है वह अंततः तुम्हें ही मिलेगा, चरण ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। अगर किनचेंग ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार न किया होता तो चरण उसे ताइक्विंग क्यू और लिंक्वान जल न देता। लगता है इस बार मेरा अपने गृहनगर लौटना सचमुच नियति थी। किनचेंग खुद को रोक नहीं पाया और बोला, कुछ समय पहले मेरे गुरु का निधन हो गया था और मैं मानो भूत प्रेत से ग्रस्त था। अपने परिवार की युवा पीढ़ी से अपने पुराने घर लौटने के बारे में बहस कर रहा था। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मेरे गृहनगर जैसी छोटी सी जगह में तुम्हारे जैसे लोगों के बीच एक अजगर होगा। चरण इस प्रशंसा से थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने अपना सिर खुजाया और कहा, मुझ पर लगा जियान तो हट गया है। दूसरे दादाजी, कल आपके संप्रदाय प्रमुख के उत्तराधिकार समारोह में शामिल होने के बाद मैं हुआंगान काउंटी लौटने की योजना बना रहा हूँ। क्या आप साथ वापस जाना चाहेंगे? चरण के लौटने के बाद भी उसे कई काम निपटाने थे। उदाहरण के लिए दक्षिण वियतनाम के साथ हिसाब किताब बराबर करना। ठीक है, मैं आपके विमान से वापस आ जाऊंगा। मैं आपके साथ वापस चलूंगा। किनचेंग ने मुस्कुराते हुए तुरंत सहमति जताई। संप्रदाय प्रमुख के उत्तराधिकार समारोह में शामिल होने के बाद उसके पास यहाँ करने के लिए और कुछ नहीं था। दोनों ने कुछ पल बातें की और फिर रात के खाने का समय हो गया। चरण को हमेशा किनचेंग से खाना मंगवाने का अफसोस था, इसलिए वह किनचेंग के साथ कुनलुन संप्रदाय के कैफेटेरिया में गया। हालांकि ये प्राचीन मार्शल आर्ट संप्रदाय की इमारतें प्राचीन और आकर्षक दिखती थीं, लेकिन उनके कैफेटेरिया वास्तव में मजदूरों के कैफेटेरिया या विश्वविद्यालय के कैफेटेरिया जैसे ही थे, जहां भोजन परोसने वाली खिड़की से ही प्राप्त करना पड़ता था। एक बुजुर्ग होने के नाते किनचेंग को विशेष अधिकार प्राप्त थे। उन्हें कतार में लगने की जरूरत नहीं थी और वे सीधे एक निर्धारित खिड़की पर जाकर अपना भोजन और व्यंजन प्राप्त करते थे। भोजन प्राप्त करने के बाद वे कैफेटेरिया के एक कोने में एक मेज पर बैठ गए। भोजन का समय हो चुका था और कैफेटेरिया में विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी मौजूद थे। कल की तुलना में आज स्पष्ट रूप से ज्यादा लोग थे। कल कुनलुन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख का उत्तराधिकार समारोह था और लगभग सभी संप्रदायों के लोग जो आने वाले थे पहले ही आ चुके थे। भोजन के बाद चरण और किनचेंग कैफेटेरिया के दरवाजे पर अलग हो गए। वह फिर भी मार्शल आर्ट हॉल की ओर चल पड़ा। कल के 1 दर्जन मुकाबलों ने चरण के व्यवहारिक युद्ध अनुभव को काफी बेहतर बना दिया था और उसकी आंतरिक ऊर्जा में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। वह आज भी मुकाबला करने के लिए लोगों को ढूंढना चाहता था। सिर्फ अकेले अभ्यास करने से काम नहीं चलेगा। सीखी हुई बातों को अमल में लाने के लिए दूसरों के साथ ज्यादा अभ्यास भी जरूरी है। आज मार्शल आर्ट्स हॉल में अखाड़े के आसपास का इलाका थोड़ा भीड़भाड़ वाला था। लू हुई और जियांग मुवान के साथ चरण भीड़ के बीच से गुजरे, लेकिन उन्हें कोई खाली अखाड़ा नहीं मिला।
वे बस दूसरों के मुकाबला खत्म होने का इंतजार कर सकते थे और फिर किसी के हारने के बाद जल्दी से मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आ सकते थे। चरण को इस तरह का दोस्ताना मुकाबला बहुत पसंद था। कोई भी पक्ष जोरदार वार नहीं करता जिससे गंभीर चोट या मौत से बचा जा सके। ये बहुत अच्छा था। आखिरकार जब अखाड़े में कोई हार गया और नीचे उतर गया तो चरण, जो आगे की ओर बढ़ा था, सबसे पहले अखाड़े में कूदा। मैं शाओलिन घाटी का भिक्षु गुफेंग हूँ। सामने धूसर भिक्षुओं के वस्त्र पहने गंजे भिक्षु ने चरण की ओर हाथ जोड़कर अपना परिचय दिया। चरण ने उसकी ओर मुट्ठियां भींच लीं। नमस्ते युवा गुरु गुफेंग। मेरा नाम चरण है और मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। चरण को विनम्रता से बोलते देख गुफेंग भी मुस्कुराया। कृपया पहले बोलें दानदाता। ठीक है। चरण ने मना नहीं किया और पहला वार किया। अब वह युद्ध कौशल में अनुभवी हो चुका था और उसने पहले जिन भी युद्ध कौशल का अभ्यास किया था अब वे युद्ध में काम आ सकते थे। इस समय मंच पर वह और भिक्षु गुफेंग एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे थे और नीचे बैठे दर्शक जोर जोर से जयकार कर रहे थे। जियांग मुवान और लू हुई नीचे से देख रहे थे। दोनों प्रशंसा से भर गए। कौन सोच सकता था कि कुछ महीने पहले चरण को मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने सचमुच आश्चर्यजनक गति से प्रगति की। उसके लिए 2 या 3 महीने का प्रशिक्षण दूसरों के लिए 20 साल की कठिन साधना के बराबर था। चरण के साथ लड़ाई के दौरान भिक्षु गुफेंग ने बहुत संघर्ष किया। 20 से ज्यादा चालों के बाद वह चरण के सामने कुछ भी नहीं कर सका। जल्दी से पीछे हट गया और अपनी हथेलियां जोड़ लीं। उपकारी किन दुर्जय है। यह विनम्र भिक्षु आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। मैं मानता हूँ। ये देखकर चरण केवल अपनी मुट्ठियां भींचकर भिक्षु गुफेंग को लौटा सका। युवा गुरु गुफेंग, आप बहुत दयालु हैं। गुफेंग के अखाड़े से कूदने के बाद एक शिष्य तुरंत भीड़ से उछल पड़ा। जो व्यक्ति ऊपर आया वह 20 साल की थी, गोरी त्वचा और गुलाबी गालों वाली, और उसके सुंदर बालों में हेयरपिन लगा हुआ था। वह एक युवा और सुंदर युवती थी। उसने चरण को प्रणाम किया और कहा, मैं लिन लानिन हूँ, एमी संप्रदाय की एक शिष्या। कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें। चरण एक महिला शिष्या को मंच पर आते देख थोड़ा हैरान हुआ। उसने सुना था कि एमी संप्रदाय केवल महिला शिष्याओं को ही स्वीकार करता है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह अफवाह सच है या नहीं। उसने लिन लानिन का धनुष वापस किया और फिर उसे पहला कदम उठाने का इशारा किया। लिन लानिन ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। वह नीचे से देख रही थी और चरण के मार्शल आर्ट के दांव पेंचों में बहुत रुचि रखती थी, इसलिए वह उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना चाहती थी। उसने एमी संप्रदाय की कोमल हथेली तकनीक का प्रयोग किया, जो अत्यंत शक्तिशाली थी। चरण ने उसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की और लिन लानिन के दांव पेंचों का मुकाबला करने के लिए अपने सभी कौशल का इस्तेमाल किया। वह नहीं जानता था कि लिन लानिन एमी संप्रदाय के नेता की सबसे प्रिय शिष्या थी। हालांकि वह युवा थी, लेकिन प्राचीन मार्शल जगत में उसकी पहले से ही कुछ ख्याति थी। नीचे बैठे दर्शक चरण और लिन लानिन के बीच मुक्का मुक्का देख रहे थे। उनकी आंखें ईर्ष्या से भर आई थीं। मुझे आश्चर्य है कि यह चरण कहाँ से आया है। वह इतना छोटा है, फिर भी वह सीनियर सिस्टर लिन के साथ मुक्का मुक्का कर सकता है। मैंने उसे कुनलुन संप्रदाय के एल्डर किन के साथ घूमते देखा। उसका उपनाम भी किन है, तो उसे एल्डर किन का जूनियर होना चाहिए, है ना? अरे ये सही नहीं है। वह कुनलुन संप्रदाय के मार्शल आर्ट के दांव पेंच भी नहीं लगा रहा है ना? ये दांव पेंच तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखे। क्या ये प्रसिद्ध मसल फोर्जिंग क्लासिक है? भीड़ में एक संप्रदाय के एल्डर ने इसे देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। मसल फोर्जिंग क्लासिक शाओलिन की एक गुप्त कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चली आ रही। क्या ये चरण शाओलिन का कोई सामान्य शिष्य हो सकता है? वहां मौजूद कई लोगों ने अटकलें लगाईं। मार्शल आर्ट अखाड़े में मौजूद एक शाओलिन एल्डर ने शोरगुल सुना और जल्दी से चरण और लिन लानिन का मुकाबला देखने के लिए दौड़ा। ये देखकर कि चरण के दांव पेंच वाकई मसल फोर्जिंग क्लासिक जैसे ही थे, उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। मंच पर चरण और लिन लानिन बराबरी पर थे। अब मुकाबला उनकी आंतरिक ऊर्जा और सहनशक्ति की गहराई का था। जिसकी भी आंतरिक ऊर्जा पहले खत्म हो जाती, वह मुकाबला हार जाता। प्राचीन मार्शल जगत की एक युवा प्रतिभा होने के नाते लिन लानिन में स्वाभाविक रूप से एक अहंकार था। वह स्वेच्छा से हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन चरण को इतना सहज और निश्चिंत देखकर वह दांत पीसने से खुद को नहीं रोक पाए। कितना मूर्ख है, उसे औरतों का सम्मान और सुरक्षा करना ही नहीं आता। चरण को पता ही नहीं था कि लिन लानिन क्या सोच रही थी। लिन लानिन एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी थी और उसे उससे निपटने के लिए पूरी तरह से केंद्रित होना पड़ा। दोनों कुछ देर और लड़े और लिन लानिन की आंतरिक ऊर्जा क्षीण होने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दीं। ये देखकर कि चरण अभी भी उतना ही तरोताजा दिख रहा था जितना शुरू में था, थकान का कोई लक्षण नहीं दिखा रहा था, लिन लानिन ने एक जुआ खेलने का फैसला किया, एक ही चाल में चरण के साथ परिणाम तय करने की उम्मीद में। उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा का 10वां हिस्सा इस हथेली के प्रहार में लगा दिया, जिसका लक्ष्य चरण का कंधा था।
चरण ने इस हथेली के प्रहार की शक्ति को महसूस किया और जल्दी से अपनी ऊर्जा को प्रसारित किया। लिन लैनियन के वार को सीधे झेला। अपनी गहन आंतरिक ऊर्जा के साथ यह उसे परेशान नहीं करता था। उस हथेली के प्रहार को देने के बाद लिन लैनियन थक गई। इतने सारे लोगों की निगाहों के सामने बिखरे और बिखरे बालों के साथ लिन लैनियन, जो अपनी सुंदरता का इतना ध्यान रखती थी, शर्म से लाल हो गई। उसने चरण को घूरा, पैर पटका और जल्दी से मंच से भाग गई। चरण को समझ नहीं आया कि वह उसे क्यों घूर रही थी। क्या वह हारने से परेशान थी? उसने अपनी नाक रगड़ी और दूसरों से मुकाबला जारी रखा। 1 दर्जन से ज्यादा मुकाबले लड़ने के बाद देर होते देख चरण मंच से कूद पड़ा, वापस जाकर आराम करने के लिए तैयार। कुछ ही कदम चलने के बाद किसी ने उसे पीछे से पुकारा, दाता कृपया रुकिए। ये संबोधन सुनकर चरण बिना सोचे समझे समझ गया कि यह शाओलिन से कोई उसे बुला रहा होगा। उसने मुड़कर देखा तो सचमुच यह एक बूढ़ा साधु था। बूढ़ा साधु शायद 60 से ऊपर का था। उसकी ठोड़ी पर एक गोटी थी। वह दयालु और मिलनसार लग रहा था। गुरु, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? चरण ने पूछा। अभी अभी मैं नीचे से देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि युवा उपकारक हमारे शाओलिन के मसल फोर्जिंग क्लासिक का इस्तेमाल कर रहा था। शाओलिन एल्डर शान जेन ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि युवा उपकारक ने इसे कहां सीखा? ये हमारे शाओलिन की एक मार्शल आर्ट है जो बाहर वालों को नहीं दी जाती। ये सुनकर कि दूसरा पक्ष उससे सवाल कर रहा है, चरण ने अपना सिर खुजलाया और कहा, गुरुजी, दरअसल मसल फोर्जिंग क्लासिक और मैरो क्लींजिंग क्लासिक सीखने की मेरी प्रक्रिया थोड़ी रहस्यमयी थी। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि आप इस पर विश्वास करेंगे या नहीं। एल्डर शान जेन चरण की बात सुनकर चौंक गए। मैरो क्लींजिंग क्लासिक का जिक्र करें। आपको पता होना चाहिए कि उस समय शाओलिन के पास सिर्फ मसल फोर्जिंग क्लासिक ही था, जबकि मैरो क्लींजिंग क्लासिक बहुत पहले ही लुप्त हो चुका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि चरण ने वास्तव में मैरो क्लींजिंग क्लासिक की साधना की होगी। उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया और चरण को आगे बढ़ने का इशारा किया। दाता कृपया बोलें, चरण ने शुरू किया। एक रात मुझे सपने आने लगे। सपनों में एक बूढ़ा साधु था जो मुझे रोजाना मार्शल आर्ट का अभ्यास करना सिखाता था। अगर मैं उसकी बात अनसुनी करता तो वह मुझे रोज परेशान करता। फिर एक बार जब मैंने उसे सीख लिया तो वह गायब हो गया। यह मामला थोड़ा रहस्यमय है और मुझे नहीं पता कि आप इस पर विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन ऐसा ही हुआ था। चरण की बात सुनकर शान जेन की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। तो फिर वह दाता सचमुच हमारे बौद्ध संप्रदाय का हिस्सा बन गया है। मैरो क्लींजिंग क्लासिक बहुत पहले ही लुप्त हो चुका था। अगर वे चरण से इसकी पूरी समझ हासिल कर सकें तो शाओलिन की ताकत निश्चित रूप से एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगी। चरण ने मन ही मन सोचा, अगर शान जेन ने ऐसा कहा तो उसके यूजियान बुक स्टोर में विभिन्न संप्रदायों की साधना नियमावली और गुप्त तकनीकें होने के कारण वह सभी संप्रदायों के साथ नियति बन जाएगा। हालांकि वह ऐसा कह नहीं सकता था, इसलिए चरण केवल एक अजीब सी मुस्कान दे सका। शान जेन ने एक पल के लिए चरण को गौर से देखा, फिर जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, युवा दानदाता, क्या आप कुछ समय निकाल सकते हैं? मैं आपको हमारे मठाधीश गुरु कोंगक्सुआन से मिलवाना चाहता हूँ। चरण ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं, ये सोचते हुए कि इस भिक्षु का उद्देश्य क्या है। हालांकि वह डरा नहीं था। ये कुनलुन संप्रदाय के क्षेत्र में था और आसपास विभिन्न गुटों के संप्रदाय के नेता और शिष्य भी थे। कई विशेषज्ञ भी गुप्त रूप से छिपे हुए थे, उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए चरण को शाओलिन द्वारा उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की चिंता नहीं थी। ये प्रसिद्ध धार्मिक संप्रदाय भी लोगों पर यूं ही हमला नहीं करते थे। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शाओलिन मठाधीश से मिलने चलूंगा। चरण के लिए शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ ज्यादा संबंध बनाना फायदेमंद और नुकसानदेह नहीं था। धन्यवाद दानवीर। शान जेन ने चरण को प्रणाम किया और उसे उस कमरे की ओर ले गया जहां शाओलिन मठाधीश विश्राम कर रहे थे। लू हुई और जियांग मुवान उनके पीछे पीछे चल पड़े। उस आंगन में पहुंचकर जहां शाओलिन मठाधीश विश्राम कर रहे थे, शान जेन ने पहले चरण को प्रवेश द्वार पर इंतजार करने के लिए कहा, जबकि वह उसकी घोषणा करने के लिए कमरे में गया। चरण शान जेन के फिर से बाहर आने से पहले 1 मिनट से भी कम समय तक बाहर इंतजार किया गया। उसके चेहरे पर विनम्रता साफ झलक रही थी जब उसने चरण की ओर हाथ जोड़े। परोपकारी किन, कृपया अंदर आइए। मठाधीश अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। चरण ने उसकी ओर सिर हिलाया, उठा और कमरे में चला गया। शान जेन, लू हुई और जियांग मुवान बाहर इंतजार कर रहे थे। कमरे के अंदर कसाया पहने एक भिक्षु ने चरण को अंदर आते देखा, उसकी ओर हाथ जोड़े और मंद मंद मुस्कुराया। परोपकारी किन, कृपया बैठिए। मठाधीश गुरु, नमस्ते। चरण ने बौद्ध अभिवादन की नकल की, हाथ जोड़े और मठाधीश का अभिवादन किया। शाओलिन और वुडांग जैसे संप्रदाय प्रसिद्ध थे, यहाँ तक कि आम लोगों ने भी उनके नाम सुने थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि अब वह ऐसे लोगों से आमने सामने बातचीत कर पाएगा। अभी अभी मैंने शान जेन को ये कहते सुना कि दाता किन ने मसल फोर्जिंग क्लासिक और मैरो क्लींजिंग क्लासिक की साधना की है।
मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है? मास्टर कोंगशुआन ने चरण की ओर मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल सच है, मैंने मास्टर शान जैन को ये भी बताया था कि मैंने इन्हें सपने में सीखा था। चरण ने बिना अपना भाव बदले कहा। मास्टर कोंगशुआन ने सिर हिलाया, फिर आह भरी, ये दोनों मूल रूप से हमारे शाओलिन की अनूठी मार्शल आर्ट थीं। मसल फोर्जिंग क्लासिक आज तक चली आ रही है और हमारे आंतरिक शिष्य अभी भी इसकी साधना करते हैं, लेकिन मैरो क्लींजिंग क्लासिक बहुत समय से लुप्त हो चुकी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दाता किन जो साधना करते हैं वह असली मैरो क्लींजिंग क्लासिक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या दाता किन मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं।